Let me share the screen. Yeah, good morning. All right, I hope my screen is visible to everyone. Okay, since this is a basic class, basic class आहे हाँ ज्यांचं मिस झाले for that we are taking this basic class. तो ये बहुत basic class है. लास्ट जो हमारे सीरीज चल रही है वीकेंड वाली सीरीज, लास्ट में हमने बहुत बेसिक लिया था लाइक व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस कैसे बनता है, शब्द क्या होते हैं. देन वी टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बेसिकली. So subject, any word which we talk about. For example, Ram is my friend, so Ram is subject, she is girl, so she is subject. So important point, logical English, subject हमेशा noun pronoun होते हैं, that is very important. Subject is always either noun or pronoun. This is very important, keep this in mind. ठीक है, अगर आपको वो सब्जेक्ट है तो इट शुड बी ईदर नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मोबाइल, और कोई भी वर्ड आपका सब्जेक्ट हो सकता है बिकॉज आप किसी भी वर्ड की बात कर सकते हो. दुनिया में हर एक शब्द की आप बात कर सकते हो, हर एक चीज़, वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, किसी की भी बात कर सकते हो. दैट इज़ योर सब्जेक्ट. तो जब भी आप उसकी बात करते हो तो वो आपका सब्जेक्ट बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट द, सो द इज़ माई सब्जेक्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ माई सब्जेक्ट. सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बोला था, सब्जेक्ट को दो चीज़ें होती है, दो पैरामीटर्स होते हैं. फर्स्ट इज सिंग्युलर, आई मीन नंबर, अँड सेकंड इज पर्सन. सो ह्या दोन गोष्टी सब्जेक्टला कंपल्सरी असतात. सब्जेक्टला नंबर असतो आणि पर्सन असतो, आणि इट इज़ कंपल्सरी दॅट यू हॅव टू आयडेंटिफाय युअर सब्जेक्ट. हे मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ की हे जे सब्जेक्टला नंबर आणि पर्सन असतात हे का महत्त्वाचे असतात. बिकॉज याच्यानुसार तुमचा वर्ब चालतो, राइट. तो साड़ी वाला सीन अगर आपको याद होगा तो जनरली इंग्लिश में ऐसा होता है कि इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन, मतलब अगर वो किसी तीसरे फैमिली से हैं एंड अगर वो सिंगल बंदा है तो फिर हीरोइन उसके लिए शादी करने के लिए रेडी होती है, या फिर हीरोइन सिंगुलर में आती है, समथिंग लाइक दैट. एक मिनट. ओके, ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट का नंबर एंड पर्सन. क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन पे अपना वर्ब चेंज होता है. इसलिए हम यू के बाद या फिर आई के बाद हैव आता है, बट कुछ दूसरा है, ही, शी, इट और समवन के बाद हैज़ आता है. सो दैट इज़ द लॉजिक behind it, because whenever your subject is t and as third person and singular, आपका verb हमेशा singular आता है. मतलब जब वो subject किसी तीसरे इंसान, तीसरे फैमिली से है एंड वो सिंगल है, देन हीरोइन जो होती है वो सिंगल होती है. तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी बेसिक इंग्लिश में. ठीक है. सो नाउ टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट वर्ब विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश. ठीक है, बिकॉज इंग्लिश का कोई भी लैंग्वेज ले लो आप, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट वर्ब फर्स्ट. वर्ब आप सबको पता है, ऑफकोर्स बचपन से पढ़ते आ रहे. ठीक है. वर्ब का ऐसा जनरली जनरली आपको एक ही चीज़ में पढ़ाया जाता है. वर्ब इज़ एनी एक्शन वर्ड्स दैट इज़ योर वर्ब्स. ठीक है. कोई भी एक्शन वर्ड होता है जैसे ईट, टॉक, वॉक, डांस, इसको वर्ब बोलते हैं. बट वर्ब टू बी ऑनेस्ट बहुत डीप टॉपिक है अगर आप देखोगे तो. एंड वर्ब इंग्लिश का हार्ट होता है, कोई भी लैंग्वेज का हार्ट होता है. वर्ब के बिना आपका कुछ भी मतलब इट्स अ यूजलेस. अगर वर्ब नहीं है तो आपकी लँग्वेज यूजलेस आहे, कुछ फायदा नाही आहे. वर्ब खूप जास्त इम्पॉर्टंट असतात. टू बी ऑनेस्ट वर्ब के तो वैसे बहुत सारे फॉर्म है, बहुत सारे आई मीन टाइप्स है. आपको सिर्फ एक ही टाइप पढ़ाया जाता है, लाइक मेन वर्ब्स जो एक्शंस होती है जो हम दिन भर में करते हैं, लाइक ईट, टॉक, वॉक, डांस, दैट इज़ अ वर्ब. बट अगर आप डीप जाओगे तो वर्ब के बहुत सारे टाइप्स है, 5 6 7 8 टाइप्स है. बहुत सारे होते हैं. मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सेकेंडरी वर्ब, देन ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, बहुत बहुत कुछ है. ठीक है. इन डीप अगर देखोगे तो बेसिक इंग्लिश में हम इतना डीप नहीं जाने वाले, आपण फक्त बेसिक बघणार आहोत. देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है. बट वर्ब्स इंपॉर्टंट क्यों होते वो पहले समझ ले, इंपॉर्टन्स ऑफ वर्ब. ठीक है. वर्ब इंपॉर्टन्स का असतात बिकॉज वर्ब के सिवा आपका सेंटेंस का कुछ मीनिंग ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल एक मराठी सेंटेन्स मी इथं लिहितो. ठीक आहे.
मी मुंबईला एंड फुल स्टॉप, मतलब मैं मुंबई को एंड देन फुल स्टॉप. अभी नाउ दिस इज द सेंटेंस, ठीक है. इफ आई आस्क यू, आई एम टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब. इफ आई आस्क यू कि इस सेंटेंस का मुझे टेंस पहचान के दिखाओ, मैं मुंबई को, तो आप उसका टेंस पहचान नहीं पाओगे. नॉट पॉसिबल एट ऑल. क्यों नहीं पहचान पाओगे? बिकॉज बेचारा इसमें वर्ब मिसिंग है. तो जनरली क्या होता है व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज, वर्ब इज़ द ओनली पर्सन या फिर ओनली कंसेप्ट विच विल टेल यू, आई मीन विच विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द टेंस. सो इन इंग्लिश ओनली वर्ब शोज द टेंस ऑफ द सेंटेंस. आता हे जे सेंटेंस मी इथं लिहिले, मी मुंबईला फुल स्टॉप, अगर आप इसको मैं पूछूँ इसका टेंस पहचानो, मैं मुंबई को एंड फुल स्टॉप, आप इसका टेंस नहीं पहचान पाओगे बिकॉज इसमें वर्ब ही नहीं है. जो बंदा हमें चाहिए टेंस पहचानने के लिए वो नहीं है. कोई भी लैंग्वेज ले लो, मराठी, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज में वर्ब के बिना आप टेंस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला पॉइंट, अगर आपका वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस का टेंस आप नहीं पहचान सकते. फर्स्ट पॉइंट, ठीक आहे. सेकंड पॉईंट, आता सपोज फॉर एक्झाम्पल इफ मी आज जर असं लिहितो की मी मुंबईला गेलो, नाव आय कॅन से सर हां दिस इज युअर पास्ट टेंस, बिकॉज म्हणजे मी कुठल्या शब्दाकडे बघितलं, वर्बकडे. सो वर्ब को देखा, मतलब मैं मुंबई को गया, सो गया इस शब्द को देख के मुझे पता चला कि दिस इज माई पास्ट टेंस. बट हाउ वुड आई गेट टू नो? ओनली बिकॉज बाय लुकिंग एट द वर्ब, ठीक है. सो जब मैंने वर्ब की तरफ देखा तभी मुझे पता चला इस सेंटेंस का टेंस क्या है, ठीक है. अब सेकेंड पॉइंट, वर्ब इंपॉर्टेंट क्यों होता है? फर्स्ट पॉइंट कि आप वर्ब के बिना टेंस नहीं पहचान सकते. इट मीन्स टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का टेंस इफ यू वांट आयडेंटिफाय इट यू नीड वर्ब्स. सेकंड पॉईंट, आता सेम एक्झाम्पल आहे, अगर मी याला तुम्हाला सांगू की याचा मला टेन्स चेंज करून दाखवा. सो नाउ इफ आई आस्क यू टू चेंज द टेंस, अगर मुझे इस सेंटेंस का टेंस चेंज करना है, ठीक है, जैसे मैं मुंबई गया, ये सेंटेंस है, उसका मुझे टेंस चेंज करके दिखाओ. अब जब आप टेंस चेंज करते हो देन ऑल्सो ऐसा नहीं होगा की सर मी मुंबईचं पुणे करतो तो ये मतलब फ्यूचर टेंस हो, जैसे मी पुण्याला गेलो, सर ये फ्यूचर टेंस हो गया. सपोज मैंने आपको बोला कि इसका फ्यूचर टेंस करो. अब आप लोकेशन चेंज करने से फ्यूचर टेंस नहीं बनता, मतलब आप दूसरा कोई भी वर्ड चेंज करने से आपका टेंस नहीं बदलेगा. मतलब नाउन या प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैं कोई दूसरा वर्ड चेंज करूँ तो उससे कुछ फरक नहीं पडेगा. दुसरं कुठलंही मला चेंज करून चालत नाही. आय हॅव टू चेंज वर्ब ओनली. तर ह्या सेंटेन्सचं जर मला टेंस म्हणजे फ्यूचर टेंस करायचं असेल तो आई हैव टू चेंज द टेंस वर्ब ओनली, ठीक है. तो मैं मुंबई जाऊँगा, जैसे मैं मुंबई गया ये सेंटेंस था, तो मैं मुंबई जाऊँगा इज़ योर फ्यूचर टेंस. विच मीन्स क्या, द पॉइंट इज़ दैट अगर आपको सेंटेंस का टेंस चेंज करना है तो यू हैव टू चेंज वर्ब ओनली, ठीक है. आप दूसरा कोई नाउन, प्रोनाउन, अब जैसे यहाँ पे नाउन है मुंबई, उसको चेंज करके कुछ फ़ायदा नहीं है. अगर मैं सर बोलूँ कि मुंबई का मैं दिल्ली कर देता हूँ तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा. नो, यू हैव टू चेंज द वर्ब ओनली, ठीक है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब, कि अगर आपको टेंस चेंज करना है तो यू हैव टू चेंज वर्ब ओनली, ठीक है. एंड थर्ड पॉइंट, जब तक आप वर्ब डालते नहीं तब तक आपके सेंटेंस में ये सारे सिर्फ शब्द ही शब्द हैं. जब तक आप उसमें वर्ब डालते नहीं, या फिर मैं इन शॉर्ट ऐसा बोलूँगा, उस सेंटेंस को मीनिंग ही नहीं आएगा. मीनिंग इन द सेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं आएगा जब तक वर्ब नहीं है. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हर एक सेंटेंस में आपके ये दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट एंड वर्ब. उसके बिना सेंटेंस को मीनिंग नहीं आता. मैंने लास्ट सेशन में मैंने आपको समझाया था, एअरपोर्ट वाला एग्जाम्पल दिया था. तो जोपर्यंत आपण वर्ब टाकत नाही त्या सेंटेन्समध्ये तोपर्यंत त्या सेंटेन्सला मीनिंग येत नाही. सपोज फॉर एक्झाम्पल मी एक एक्झाम्पल लिहितो, मी काल एअरपोर्टवर, ठीक है, फुल स्टॉप, मतलब मैं कल एयरपोर्ट पे, फुल स्टॉप. अब इसमें देर इज़ नो मीनिंग फॉर दिस सेंटेंस. वाई? बिकॉज आई डोंट हैव वर्ब. इसमें वर्ब ही नहीं है तो मैं सेंटेंस का मीनिंग पूरा होगा नहीं. अब मैं आगे कितने भी शब्द डालूंगा तो भी कुछ फायदा नहीं. सपोज फॉर एक्झाम्पल मी काल एअरपोर्टवर 2 बॅग घेऊन, फुल स्टॉप, मतलब मैं कल एयरपोर्ट पे 2 बैग्स लेके, फुल स्टॉप. 2 बैग लेके व्हाट, ठीक है. तो जब तक इफ़ यू डोंट हैव वर्ब, दीज आर ऑल सिंपली वर्ड्स, मतलब जब तक आप वर्ब नहीं डालते तब तक ये सिर्फ शब्दों का खेल है, सिर्फ शब्द है. आप और कितने भी शब्द डालते जाओ उसको कुछ फ़ायदा ही नहीं. आपका सेंटेंस का लेंथ बढ़ता जाएगा लेकिन उसको मीनिंग नहीं आएगा. फॉर एक्झाम्पल मी काल एअरपोर्टवर 2 बॅग घेऊन 2 फ्रेंड सोबत, 2 फ्रेंड सोबत व्हॉट, स्टिल देर इज़ नो मीनिंग, मतलब 2 फ्रेंड के साथ, फुल स्टॉप. आप जब तक वर्ब नहीं डालते इट इज़ जस्ट अ
वर्ड्स, आई मीन देर इज़ नो मीनिंग, ये सिर्फ शब्द है, आपका सेंटेंस का लेंथ बढ़ते जा रहा है लेकिन देर इज स्टिल नो मीनिंग, यू नो, बिकॉज वर्ब नहीं है. हां, तो जब आप बोलोगे ऐसा की मी काल एअरपोर्टवर 2 बॅग घेऊन 2 फ्रेंड्स सोबत गेलो, नाउ मतलब गया, नाउ माय सेंटेंस इज कंप्लीट. सो इफ यू नोटिस ये जो वर्ड्स है जो बीच में मैंने डाले हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ये नहीं है तो भी चलेगा, उससे कुछ नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही, बट मेरे इंपॉर्टेंट 2 वर्ड्स यहाँ पे होने चाहिए. दिस इज माय सब्जेक्ट म्हणजे मी, अँड देन दिस इज माय वर्ब गेलो. मी गेलो, अगर मैं इतकं जरी मी बोललो तरी माझ्या सेंटेन्सला मीनिंग येते, मतलब मैं गया. अगर इतना भी बोलूँ तो भी मेरे सेंटेंस को मीनिंग आता है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब. बाकी आप बीच में कितना भी शब्द डालो, ये सिर्फ वर्ड्स है, बिकॉज इसका कुछ मीनिंग नहीं बनता जब तक आप उसमें वर्ब नहीं डालते. ठीक है. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स इन इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ब, कि वर्ब इंपॉर्टेंट क्यों होता है. फर्स्ट, वर्ब के बिना आप टेंस नहीं पहचान सकते, टू बी ऑनेस्ट, किसी भी सेंटेंस का. अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस का टेंस आप नहीं पहचान सकते. ठीक है. टेंस तुम्हाला ओळखता येणार नाही. जैसा मैंने अभी बोला कि ओनली वर्ब्स शो द टेंस ऑफ द सेंटेंस. मतलब हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है 8, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इनमें से सिर्फ एकलौता वर्ब ऐसा बंदा है जो आपको टेंस पहचानने में हेल्प करेगा. टेंस ओळखायला तो मदत करतो. फर्स्ट पॉइंट. तो वर्ब के बिना आप टेंस नहीं पहचान सकते. द सेकेंड पॉइंट इज दैट इफ यू वॉन्ट चेंज द टेंस ऑफ युअर सेंटेन्स यू हॅव टू चेंज वर्ब ओनली. जर तुम्हाला सेंटेन्सचं टेन्स चेंज करायचं आहे, म्हणजे सपोज पास्ट टेन्समधनं फ्युचर टेन्समध्ये घेऊन जायचं आहे, तो यू हैव टू चेंज अगेन वर्ब ओनली. वर्ब को ही चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सेंटेंस का टेंस नहीं बदलेगा. कोई भी दूसरा वर्ड चेंज करने से आपका सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता. एंड द थर्ड वन, अगर जब तक आप वर्ब नहीं डालते किसी भी सेंटेंस में, तब तक वो सिर्फ शब्द है, शब्दों का खेल है, बाकी कुछ नहीं है, उसको मीनिंग भी नहीं आएगा. मतलब जब तक आप वर्ब नहीं डालते तो उसको मीनिंग नहीं आता. ठीक है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्ब विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है. तो लेट्स टॉक अबाउट वर्ब. सो वर्ब्स, देर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब. बेसिकली वर्ब के खूब सारे टाइप्स हैं, वर्ब के बहुत सारे टाइप है. वर्ब, ये टॉपिक बहुत बड़ा है गाइज, अगर हम सिखाने जाएंगे तो 4, 5, 6, 10 लेक्चर भी लग सकते हैं अगर आप डीप जाओगे. But for now, I mean for basic English, we'll talk about main verbs and helping verbs only and basic things only. ठीक है. लास्ट तक देखना, बिकॉज लास्ट में मैं कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स बताने वाला हूँ सेंटेंसेस के बारे में, वर्ब्स के बारे में. सो प्लीज़ यू नो लास्ट में मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा. तो लेट्स टॉक अबाउट द वर्ब्स. देर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसा मैंने अभी बोला, वर्ब का टॉपिक थोड़ा सीरियसली पढ़ो. अगर डबल हो रहा है तो भी कोई फ़ायदा नहीं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब, आपको एक ही इसमें पढ़ाया जाता है वर्ब को, कि भाई एनी एक्शन वर्ड्स जो हम बोलते हैं, वॉक, टॉक, ईट, एंड दैट्स इट. बट एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. सो लेट्स टॉक अबाउट मेन वर्ब. मेन वर्ब, येस ऑफकोर्स आपने जो पढ़ा है की एनी ॲक्शन वर्ड्स उसको मेन वर्ब बोलते. सो मेन वर्ब म्हणजे अशी कुठलीही क्रिया जी आपण दिवसभरामध्ये करतो, दॅट इज योर मेन वर्ब. ऐसे कोई भी एक्शन जो हम दिन भर में करते हैं, दैट इज़ योर मेन वर्ब. अब दिन भर में हम हज़ारों एक्शन करते हैं. अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जब मैं किसी को अपनी डेली रूटीन पूछता हूँ तो आप सिर्फ 2-3 क्रिया मुझे बताते हो. जैसे मैं उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, रेडी होता हूँ और ऑफिस जाता हूँ. आपको यहाँ पे अगर आपको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर एक बारीक बारीक एक्शन नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ऑब्जर्वेशन. बिकॉज उठने से ब्रश करने तक भी मैं 10 एक्शन आपको बता सकता हूँ. बिकॉज एक्शन क्या होती है, एक छोटी छोटी चीज़, छोटी छोटी क्रिया, वो भी एक्शन होती है. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं उठता हूँ, उठ के बेड पे बैठता हूँ, फिर बेड से उठता हूँ, चप्पल पहनता हूँ, वॉश बेसिन तक चल के जाता हूँ, फिर ब्रश हाथ में लेता हूँ, कोलगेट हाथ में लेता हूँ, ब्रश का ढक्कन खोलता हूँ, फिर कोलगेट को ब्रश में लगाता हूँ, फिर मैं ब्रश स्टार्ट करता हूँ, फिर वॉश करता हूँ, जो भी है. ठीक है. गार्गलिंग करता हूँ, ऑल दोज थिंग. तो माय पॉइंट इज़ दैट आप जितना ज़्यादा एक्शंस नोटिस करोगे उतने ज़्यादा आपके सेंटेंसेस बनेंगे. वन थिंग फॉर श्योर, वन वर्ब इज इक्वल टू वन सेंटेंस. जनरली लोग बोलते हैं ना की हम इंग्लिश बोलने को नहीं आता, म्हणजे इंग्लिश मला बोलता येत नाही कारण माझ्याकडे डिक्शनरी नहीं. टू बी ऑनेस्ट, आपको वैसे ज़्यादा डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वर्ब की इंपॉर्टेंट वर्ब होना चाहिए. बिकॉज मेरा सेंटेंस तो सिर्फ इन 2 शब्दों से भी बनता है ना, सब्जेक्ट और वर्ब हो गया. जनरली कोई भी सिंपल सेंटेंस अगर मैं लूँ, जैसे मैं उठता हूँ, मैं जाता हूँ, क्यों मैं उठता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं बसता हूँ, ये 2 शब्दों से भी तो सेंटेंस बनता है. सो टू बी ऑनेस्ट, आपको अभी एज ऑफ नाउ एट दिस स्टेज यू डोंट हैव टू हैव वेरी कॉम्प्लेक्स डिक्शनरी. मतलब हमेशा लोग बोलते हैं की मला ना माझ्याकडे डिक्शनरीज नाही आहे, माझ्याकडे शब्दसाठाच नाही आहे, हे नाही आहे, ते नाही. बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आपके पास वर्ब की ज़्यादा से ज़्यादा डिक्शनरी है तो भी आपका बेसिक इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश बोलने में काम हो जाता है. बिकॉज जनरली हम ज़्यादातर
वर्ब्स एंड सब्जेक्ट दो ही सेंटेंस, दो शब्द भी बोले तो भी आपका सेंटेंस हो जाता है। हाँ, अगर आपको और ज़्यादा सेंटेंसेस बढ़ाने हैं, सेंटेंस की लेंथ बढ़ानी है तो फिर ठीक है, बट जनरली याद रखना वन वर्ब इज इक्वल टू वन सेंटेंस। तो आप जितने ज़्यादा छोटा से छोटा वर्ब नोटिस करोगे एक्शन, उतना आपको ईजी होगा. जसं मी तुम्हाला आता उठणे आणि ब्रश करण्याच्या मध्ये तुम्हाला मी 4-5 ॲक्शन लावून दाखवले. पण मुलं फक्त 2-3 ॲक्शन बोलतात, की मी उठतो, ब्रश करतो, आवर्तून ऑफिसला जातो. ठीक आहे. याच्यामध्ये खूप छोट्या-छोट्या ॲक्शन असतात. इव्हन आवरताना पण अंघोळ करताना पण खूप साऱ्या गोष्टी असतात. टिफिन भरताना, टिफिन पॅक करताना पण आपण छोट्या-छोट्या ॲक्शन सांगू शकतो. जसं टिफिन बॅगमधनं काढणे, टिफिनचं झाकण उघडणे, चपाती भरणे, भाजी भरणे, पुन्हा झाकण पॅक करणे, दूसरा टिफिन उघडणे, सेम सब्जी, चपाती भरना, फिर पैक करना, फिर बैग में डालना, बैग को जिप करना, दीज आर ऑल एक्शंस. तो आप जितनी छोटी सी छोटी एक्शन नोटिस कर पाओगे, विच इज़ बेटर फॉर यू गाइज, सो दैट उतने आपके सेंटेंसेस बन सकते हैं. ठीक है. बिकॉज लैंग्वेज इज़ वॉट, इट्स ऑल अबाउट सेंटेंस. जैसे लास्ट सेशन में मैंने आपको बोला था, तो जितने ज़्यादा सेंटेंस है उतने आपके ये बनेंगे, उतना आपको इंग्लिश या फिर उतना आप इंग्लिश बोल पाओगे. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्ब. सो एनी एक्शन विच वी टॉक अबाउट इज़ अ वर्ब. ठीक है. अब कुछ एक्शंस होती है जो एक्शन दिखाती है, कुछ वर्ब्स ऐसे होती है जो एक्शंस दिखाती है, मतलब बॉडी मूवमेंट होता है उसमें. जैसे वॉकिंग में मेरे हाथ पैर का मूवमेंट होगा, टॉकिंग में मेरे लिप्स का मूवमेंट होगा, ईटिंग में अगेन मेरे हाथ और माउथ का मूवमेंट होगा. सो ऐसी बहुत सारी वर्ब एंड हाँ 90 आपको ऐसा पढ़ाया जाता है क्लासेस स्कूल में कि सारी वर्ब एक्शन दिखाती है, बट ऐसा नहीं है. ठीक है. सबकी सारी की सारी वर्ब एक्शन दिखाती है, ऐसा नहीं है. हाँ, मानता हूँ कि 90% वर्ब्स हमारी एक्शन दिखाती है. आई एम टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब्स. 90% वर्ब्स एक्शन दिखाती है. कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो एक्शन नहीं दिखाती. लाइक अभी यू गाइज आर लिसनिंग. सो लिसनिंग इज अ वर्ब वेयर जहाँ पे कुछ भी एक्शन नहीं. आप जस्ट सिटिंग, यू गाइज आर सिटिंग आइडियल एंड यू गाइज आर जस्ट लिसनिंग टू मी. आप बैठे हो और मुझे सुन रहे हो. तो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती है जिसमें एक्शन नहीं होती. स्टेट ऑफ बीइंग आप बोल सकते हो उसको, बट एटलीस्ट उसको हम बोल सकते हैं कि आपका कोई ना कोई बॉडी पार्ट बिजी है डूइंग दैट एक्शन. लिसनिंग में आपके कान बिजी है, थिंकिंग अगर आप थिंक कर रहे हो तो आपका ब्रेन बिजी है. तो 99% मेन वर्ब्स एक्शन दिखाती है. तो एक्शन दिखाने वाले वर्ड्स को मेन वर्ब्स कहते हैं. ठीक है. मैं थोड़ा कुछ लॉजिकल पॉइंट्स आपको बताता हूँ अबाउट मेन वर्ब. तो दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स जो आप सबको पता है. मेन वर्ब के फॉर्म होते हैं, राइट. फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. देन मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है और एसएस फॉर्म होता है. ये वही फॉर्म है जो साडी वाला फॉर्म जे मी तुम्हाला शिकवलं होतं. अगर सब्जेक्ट म्हणजे जो माझा हिरो आहे तो तिसऱ्या फॅमिलीतला असेल आणि तो सिंगलर असेल तर हिरोइन त्याच्यासोबत लग्न करेल किंवा शादी, हिरोइन उसके साथ शादी करने के लिए रेडी होती है, साड़ी में आती है. दैट इज़ द फॉर्म विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, एस फॉर्म. बट टू बी ऑनेस्ट वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं. अब बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है. उनको लगता है कि ये फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में है, फाइन. पास्ट फॉर्म पास्ट टेंस में है और थर्ड फॉर्म फ्यूचर टेंस में. बिकॉज हमारे पास 3 टेंस है ना गाइज. एक ऑनेस्टली चीज़ बताओ, ऐसा नहीं है. एक मैं आपको मज़ेदार चीज़ बताता हूँ. इंग्लिश में, इंग्लिश के लिए खुद का फ्यूचर टेंस का वर्ब ही नहीं है. अगर आपने ध्यान से नोटीस किया, इंग्लिशमध्ये ना फ्यूचर टेन्ससाठी स्वतःचं वर्बचा असा सेपरेट फॉर्मच नहीं है. मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, इंग्लिश में फ्यूचर टेंस के लिए खुद का सेपरेट फॉर्म ही नहीं है. जैसा हिंदी में या फिर मराठीमध्ये आपण जाईल हा फॉर्मला, जैसे फॉर एग्जांपल मी जाईल, मी खाईल, मी करेल, या फिर मैं जाऊँगा, खाऊंगा, पीऊँगा, ये मेरे फ्यूचर के फॉर्म है वर्ब्स के. टू बी ऑनेस्ट, अगर प्रिसाइजली मैं आपको कट टू कट इंग्लिश टू मराठी या इंग्लिश टू हिंदी सिखाऊँ तो, ठीक है, जाऊँगा, खाऊंगा, पीऊँगा किंवा जाईल, खाईल. तो बाकी लैंग्वेज में फ्यूचर के लिए एक सेपरेट वर्ब का फॉर्म है. सेपरेट फॉर्म किसका? वर्ब का. वर्ब का एक सेपरेट फॉर्म है बाकी लैंग्वेज में फ्यूचर के लिए. आपने कभी सोचा है इंग्लिश के लिए खुद का वर्ब का फ्यूचर के लिए फॉर्म ही नहीं है. बिकॉज ये फॉर्म बेस फॉर्म हो गया, ये तो पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल है. फ्यूचर का ऐसा कोई फॉर्म ही नहीं है. तो जब इंग्लिश बन रही थी, व्हेन ग्रामरियंस वर राइटिंग अ ग्रामर, तो उनके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि भाई हम मतलब इंग्लिश में फ्यूचर के लिए खुद के लिए वर्ब का फॉर्म ही नहीं है, तो फिर क्या करें. सो अभी आपको ये तो पता है सबको, दिस इज बेस फॉर्म. ठीक है. जो बेस फॉर्म बोलते हैं, बेसिक फॉर्म, टॉक, वॉक, दिस इज सेकेंड फॉर्म. एंड देन दिस इज थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है. इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें. आईएनजी फॉर्म एक होता है, ऐसे एक होता है, एस होता है, एस एक फॉर्म होता है जिसमें हम वर्ब को ऐसे लगाते हैं. तो जब उनके नोटिस में ये आया कि इंग्लिश के लिए फ्यूचर के लिए कोई फॉर्म ही नहीं, तो आप क्या करें. तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस के लिए मेन वर्ब का बेस फॉर्म ही लगाएंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आई गो. अब ये क्या है, मेरा प्रेजेंट टेंस है, राइट. प्रिसाइजली स्पीकिंग ये दिस इज माई सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब अगर मुझे फ्यूचर टेंस करना है इसका, मी जातो या फिर मैं जाता हूँ, मराठी में तो सिंपल है, मी जाईल, स्पेशल फॉर्म आहे, जातो हा तुमचा प्रेझेंट फॉर्म झाला फॉर एक्झाम्पल. आई मीन टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, एकदम कट टू कट. एंड हिंदी में जाऊँगा, ये आपका उसका फ्यूचर फॉर्म हो जाएगा. ठीक है.
लेकिन इंग्लिश के लिए उसका फ्यूचर का कुछ वर्ब का सेपरेट फॉर्म ही नहीं है। तो व्हाट दे हैव कम अप विद इज दैट कि उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। वो क्या बोले कि हम क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस के लिए बेस फॉर्म ही यूज़ करेंगे। बट अब इसमें एक गड़बड़ होती होती है। अब बेस फॉर्म तो आप प्रेजेंट टेंस के लिए भी यूज़ करते हो। तो अगर मैं यहाँ पे आई गो फिर से वापस फ्यूचर टेंस के लिए आई गो लिखूँ, तो इट इज़ अ कन्फ्यूजिंग थिंग। ये तो समझ में नहीं आएगा बिकॉज आई गो इज अ प्रेजेंट टेंस ऑल्सो, फिर फ्यूचर टेंस में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो फिर उन्होंने दो चीज़ें की। उन्होंने ऐसा सोचा कि हम फ्यूचर टेंस के लिए बेस फॉर्म ही यूज़ करेंगे वर्ब का, लेकिन उसके पहले उन्होंने दो और एक हेल्पिंग वर्ब आप उसको बोल सकते हो, दो हेल्पिंग वर्ब उन्होंने इन्वेंट किए विच इज़ विल एंड शाल। ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट प्रिसाइजली इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस के लिए सेपरेट फॉर्म है, पास्ट टेंस के लिए वर्ब का सेपरेट फॉर्म है। जैसे आई गो प्रेजेंट फॉर्म हो गया, आई वेंट पास्ट फॉर्म है। फ्यूचर टेंस के लिए इंग्लिश में वर्ब का स्पेशल फॉर्म नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि स्पेशल अलग से फॉर्म नहीं है इंग्लिश में फ्यूचर टेंस के लिए। जैसा हिंदी में जाऊँगा किंवा मराठीमध्ये जाईल हा स्पेशल फॉर्म आहे, वेगळा फॉर्म, वैसे इंग्लिश में नहीं है। तो दे हैव कम अप विद दिस सोल्यूशन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि हम मेन वर्ब का बेस फॉर्म ही लगाएंगे। लेकिन अगेन बेस फॉर्म लगाते हो तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, दोनों सेम आ जाएगा, आई गो विच विल बी कन्फ्यूजिंग थिंग। तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टेंस है। इसलिए उन्होंने ये दो सेपरेट हेल्पिंग वर्ब आप उसको बोल सकते हैं इन्वेंट किए, विल एंड शाल। तो विल एंड शाल की मदद से हम उसको पहचानते हैं कि इट्स अ फ्यूचर टेंस। बट टू बी ऑनेस्ट उनके इंग्लिश में फ्यूचर टेंस के लिए कोई सेपरेट फॉर्म ही नहीं है। ठीक है। सो दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस और दैट वाज द स्टोरी बिहाइंड दिस फ्यूचर टेंस का। ठीक है। सो अब ध्यान से सुनना। इंग्लिश में वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। इंग्लिशमध्ये वर्बचे 5 फॉर्म असतात, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अँड पास ING SES। याच्यामध्ये मी तुम्हाला काही लॉजिकल गोष्टी सांगतो। ये जो सेकंड फॉर्म है ना, ध्यान देना, ये कुछ लॉजिकल पॉइंट, छोटी छोटी पॉइंट है बट आपको इंग्लिश में थोड़ा सा हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा समझने में। ये सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है, बाकी किधर भी और कहीं पे भी नहीं यूज़ होता। दिस फॉर्म इज ओनली यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। ये बाकी कोई भी टेंस में यूज नहीं होता सिवाय सिंपल पास्ट टेंस के। म्हणजे हा जो सेकंड फॉर्म आहे फक्त सिंपल पास्ट टेन्समध्ये यूज होतो, फक्त आणि फक्त सिंपल पास्ट टेन्समध्ये। बाकी कुठल्याच टेन्समध्ये तुम्हाला V2 दिसणार नाही। सो V2, इसको कुछ लोग V2 बोलते हैं। दिस इज V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दिस इज V2 एंड दिस इज V3 थर्ड। तो ये जो है सेकेंड फॉर्म, इट इज ओनली इन सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है। आपको बाकी पूरे इंग्लिश में ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा सिवाय सिंपल पास्ट टेंस के। ठीक है। हाँ, अब जब हम नेक्स्ट कल के सेशन में जो हम कंडीशनल ईफ देख रहे हैं, कंडीशनल ईफ जो हमारा थर्ड कंडीशनल है, सॉरी सेकंड कंडीशनल है, उसमें भी हम पास्ट टेंस यूज करते हैं, लेकिन वापस वही है, वो सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है। सो V2 हा फक्त आणि फक्त सिंपल पास्ट टेन्ससाठी डिझाईन केलेला आहे। तो जब आपको सिंपल पास्ट टेंस के एग्जाम्पल बोलने हैं तभी आप V2 लगाओगे, ध्यान रखना। ठीक है। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। V1 तो बहुत जगह यूज़ होता है, V1 तो सारे टेंस में यूज़ होता है, प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ होता है, पास्ट टेंस में भी यूज़ होता है, फ्यूचर टेंस में। पास्ट टेंस में कैसे, मतलब अगर आप डिड लगाते हो, निगेटिव करते हो, ज्यांचे ज्यांचे टेंसेस झाले त्यांना कळेल। जैसे आई डिड, अभी जैसे आई वेंट है, उसका अगर मुझे निगेटिव करना, अब ये सिंपल पास्ट टेंस है बिकॉज सेकंड फॉर्म यूज़ किया, ध्यान रखना, सेकंड फॉर्म सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है। अगर मुझे इसका निगेटिव करना है तो आई डिड नॉट गो, तो मैंने बेस फॉर्म भी लगा दिया। मतलब बेस फॉर्म प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ होता है, पास्ट टेंस में भी यूज़ होता है और फ्यूचर टेंस में भी यूज़ होता है। तो बेस फॉर्म तो सब जगह यूज़ होता है जनरली, बट सेकेंड फॉर्म इज ओनली डिज़ाइन फॉर या फिर ओनली यूज इन सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ये भी सारे परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। मतलब हमारे पास 3 मेन टेंस है और उसमें 4 सब टाइप है। तो जहाँ जहाँ भी आप परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं वहाँ वहाँ आपका थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब फ्यूचर परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, मतलब तीनों परफेक्ट टेंस में। कौन सा? V3। तो V3 हम क्या करते हैं, सारे परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। तो जिथं 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 आपण परफेक्ट टेंस लावतो तिथं तिथं अपन V3 यूज़ करतो। आपने सबने स्ट्रक्चर देखा होगा, जिसका कोई परफेक्ट टेंस हो चुका है ऑफलाइन ऑनलाइन में, तो you'll get to know कि V3 इज ओनली यूज इन परफेक्ट टेंसेस। ठीक है। Any doubt, any question so far? Anyone? Does anyone have any question? Maybe I'm. मनोज विल कवर अप इन फ्युचर टेन्स, डोंट वरी। जेव्हा आपण फ्युचर टेन्स स्टार्ट करू तेव्हा आपण कवर अप करू। डिफरन्स काही नाही आहे, फक्त पर्सनचा फरक असतो। जनरली फर्स्ट पर्सन सोबत आपण शाल वापरतो
अँड बाकी अदर पर्सनसोबत विल वापरतो, म्हणजे सेकंड अँड थर्ड पर्सनसोबत. फर्स्ट पर्सनसोबत जनरली शाल यूज किया जाता है, आय शाल गो अँड वो सब, और वी शाल गो. अँड जनरली सेकंड पर्सन सोबत विल वापरलं, सेकंड अँड थर्ड पर्सन सोबत, म्हणजे यू विल अँड म्हणजे आय वी यू यू सोडून, म्हणजे यू हा सेकंड पर्सन असतो आणि आय वी यू यू सोडून बाकी थर्ड पर्सन असतात, हे मी शिकवलं होतं. सो ही शी इट है या फिर कोई किसी का नाम है तो वहाँ पे आप विल लगाते हो. बट आजकल स्पोकन इंग्लिश में शाल नहीं लगाते, जनरली विल ही लगाते हैं हमेशा. विल कवर दिस अप इन फ्यूचर टेंस, डोंट वरी. ठीक है, फ्यूचर टेंस में हम कवर अप करेंगे. बट जनरली अगर बेसिक डिफरेंस तो उनका ये है, फर्स्ट पर्सन के साथ शाल लगाते हैं, सेकंड पर्सन के साथ एंड थर्ड पर्सन के साथ विल लगाते हैं. लेकिन अगर आपको कंपल्शन दिखाना है तो हम उल्टा करते हैं. अगर किसी चीज़ में कंपल्शन दिखाना है तो अभी जैसे आई शाल है जनरली, बट मुझे कुछ कंपल्शन दिखाना है कि भाई मैं ये करूँगा ही करूँगा, तो वहाँ पे हम उल्टा करते हैं. फिर फर्स्ट पर्सन के साथ विल होगा और बाकी लोगों के साथ, बाकी पर्सन के साथ शाल होगा. बट जनरली इन अ स्पोकन इंग्लिश, आई मीन इन स्पोकन लैंग्वेज, वी डोंट यूज शाल दैट मच, मतलब आजकल शाल नहीं लगाते जनरली. ठीक है, बट विल कवर अप दैट इन फ्यूचर टेंस, डोंट वरी. बट दिस इज द मेन डिफरेंस. ठीक है, या ओके, ऑल राइट. सो दिस इज क्लियर, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. अब ये वर्ब के फॉर्म आपको पता होने चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम टेंसेस में कोई भी टेंस लगा, जब हम भाषा बोलते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा, अगर आपने किसी के साथ अभी जैसे कन्वर्जन स्टार्ट किया, कन्वर्सेशन, तो ऐसा नहीं कि मैं सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलूँगा. आपका कोई सेंटेंस सिंपल का होता है, बीच में कोई पास्ट का होता है, बीच में कोई परफेक्ट का होता है, फिर से आप कोई फ्यूचर का यूज़ करते हो, तो आपको वर्ब के सारे फॉर्म पता होना चाहिए, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब इसमें कुछ रेगुलर वर्ब होते हैं, कुछ इरेगुलर होते हैं. मैं इसका लॉजिक भी बता देता हूँ, उसको रेगुलर क्यों कहा जाता है, उसको इरेगुलर क्यों कहा जाता है. बट उससे पहले मुझे कुछ फॉर्म बताने हैं. अब बचे हैं आई एन जी एस सी एस फॉर्म. अब आई एन जी एस सी एस फॉर्म जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं डिराइव फॉर्म. अगर किसी को डेरिवेशन पता है, आपने मैथमेटिक्स में डेरिवेशन दिखा है, डिराइव फॉर्म मतलब कैसे, कि आपको रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ. डेरिवेशन क्या होता है, कोई भी एक बेस चीज़ होती है, ठीक है, उसमें कुछ ऐड करके एक नई चीज़ बनाई जाती है. दैट्स इन शॉर्ट डेरिवेशन, न्यू थिंग. ठीक है, कोई तो एक बेस थिंग है, सपोज बेसिक थिंग है, जिसमें आई एम एडिंग समथिंग, एडिशन, एंड देन आई एम क्रिएटिंग अ न्यू थिंग. तो आई एन जी फॉर्म वही है. मैं वर्ब का बेस फॉर्म लूँगा, जैसे टॉक, ठीक है, उसमें मैं आई एन जी ऐड करूँगा, एंड देन आई विल बिकम अ न्यू फॉर्म एंड आई विल क्रिएट अ न्यू फॉर्म विच इज़ टॉकिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल है, आप जब दूध है, दूध में कुछ मिलाते हो, दूध आपका बेसिक है, ठीक है, दूध में आप कुछ तो मिलाते हो, मुझे नहीं पता क्या मिलाते हैं, और फिर उसमें, उससे हम पनीर बनाते हैं. अब जिन जिनको पनीर बनाना पता है, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ. ठीक है, सो इट इज़ लाइक दैट. तो आय एन जी फॉर्म काय असतो, आय एन जी और एस एस दोनों फॉर्म वही है. आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग. ठीक है, पनीर जो भी आप समझ लो. ठीक है, दूध में आप कुछ तो ऐड करके पनीर बनाते हो, सेम तसंच आहे. तो ये जो आय एन जी फॉर्म आहे ना, ही ॲडिशन डेरिवेटेड फॉर्म आहे. डेरिवेटेड मतलब किसी बेस, म्हणजे कुठली तरी एक बेस गोष्ट घेतली आहे, त्याच्यामध्ये काहीतरी ॲड केलं आणि त्याच्यापासून एक नवीन गोष्ट बनवली. तो सेम आई एन जी मतलब बेस चीज़ ली है, उसमें आई एन जी ऐड करके ये मतलब उसका आई एन जी फॉर्म बना दिया. अब ये फॉर्म याद रखना बहुत ईजी है, आई एन जी फॉर्म, ए सी एस फॉर्म, बिकॉज अगर आपको बेस फॉर्म पता है तो फिर आई एन जी ईजी है. लेकिन कुछ चीज़ों में स्पेलिंग में गलत थोड़ी फार गड़बड़ होती है. अब जैसे स्टॉप वर्ब है, अब जब स्टॉप में जब आई एन जी लगाते हो, अब ये अलग अलग रूल है इंग्लिश के, तो ये तो बहुत बच्चे वाली चीज़ें, आप एक्स्ट्रा पढ़ लो. ठीक है, ये आपको कहीं से भी मिलेगा. तो यहाँ पे आपको डबल पी करना होता है, स्टॉपिंग. तो ये रूल ऐसा है कि अगर आपका जो लास्ट का वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वॉवेल है, तो फिर आप उसको डबल करना होता है, उस कॉन्सोनेंट को. अब ये अलग अलग इंग्लिश के रूल है, मैं आप कहीं पे भी बुक्स में पढ़ लेना. पर हे इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए. हमको क्या लगता है भाई, थोड़ी बहुत इंग्लिश आ गई, हमको लगता है अरे मुझे पूरी इंग्लिश आ गई. लेकिन अगर ध्यान से देखोगे ना, इसके आई एन जी करने के भी बहुत सारे अलग अलग अंदर रूल, अगर आप डीप देखोगे तो बहुत है. जैसा मैंने एक एग्जाम्पल दिया स्टॉपिंग वाला. ठीक है, सो आई एन जी फॉर्म वैसा है, सेम एस सी एस फॉर्म भी वैसा ही है. कोई भी एक बेस उठा लो, बेस वर्ब, उसमें कुछ एडिशनल ऐड करो, जैसे एस ई एस, एस या फिर ई एस, और उससे एक नया फॉर्म बन जाएगा जो हम एस ई एस फॉर्म बोलते हैं. जैसे अभी मैंने टॉक में एस ई एस ऐड करके उसका टॉक्स बना दिया. गो में फिर से एस ई एस ऐड करके, ई एस और एस ऐड करके उसका मैंने गोस बना दिया. अब ध्यान देना, यहाँ पे डिफरेंस है, इसमें सिर्फ मैंने एस ऐड कर दिया, इसमें ई एस ऐड कर दिया. अब इसके भी स्पेलिंग के रूल है. ठीक है, यहाँ पे भी सेम है कि ये अपना वॉवेल साउंड है तो यस लगता है. जैसे क्राई है, तो उसमें अब मुझे ये रूल
मैं अभी नाही बताने वाला बिकॉज अभी उतना वो हमारा सेशन नहीं है. बट याचे पण रूल रेग्युलेशन आहेत, आप जाके देख लेना. अभी अगर ये क्राई है, अगर मुझे एस लगाना है उसको, तो फिर ये CRIYIES बन जाता है. ठीक है, बिकॉज वाई है उसके पहले, वाई के पहले कॉन्सोनेंट साउंड कॉन्सोनेंट है, तो उसका IES बना. क्राई और ट्राई दोनों सेम. ठीक है, सो ट्राइज. तो माई पॉइंट इज दैट, मेरा पॉइंट इतना ही था कि ये दो फॉर्म जो है ये ईजी है याद रखने के लिए. म्हणजे हे लक्षात ठेवायला सोपे आहेत, बिकॉज ये आप बेस फॉर्म से ही बनाते हो. बेस फॉर्म में कुछ एडिशनल डाल के उसमें नया फॉर्म बना. एडिशनल मतलब इसमें ING डालो, इसमें SES डालो, एडिशनल डाल के कुछ नया बनता है. दैट इज योर बेस फॉर्म. तो ऐसे मिला के मेन वर्ब के 5 फॉर्म है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टंट. तो एटलीस्ट ये 2 फॉर्म तो याद रहना बहुत ईजी है. हे सोपं आहे पाठ करायला किंवा लक्षात ठेवायला. बट ये 3 फॉर्म आपके याद होने ही चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो वर्ब के टोटल 5 फॉर्म होते हैं, ये 3 फॉर्म और ये 2 फॉर्म. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसा मैंने बोला, वर्ब इज़ अ हार्ट ऑफ इंग्लिश. जैसा आपका हार्ट जब तक चलता है तब तक आप जिंदा रहोगे, हार्ट गया तो आप भी चले जाते हो. सो इट इज़ लाइक दैट. वर्ब भी अगर नहीं है तो सेंटेंस का कुछ फ़ायदा नहीं है. आप ध्यान देना, अब ये स्पोकन इंग्लिश के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं अभी आगे वाला पॉइंट बता रहा हूँ, बट मैं कुछ लॉजिक्स बता रहा हूँ बिकॉज मेरा काम है लॉजिकली आपको पढ़ाना. तो इसमें से ये जो 3 वर्ब्स है, इसमें मैंने इनको लिखा है रेगुलर वर्ब. जैसा आपने अगर देखा, टॉक बेस फॉर्म है, उसको मैंने टॉक्ड कर दिया, उसका थर्ड फॉर्म टॉक्ड कर दिया. अब पहले तो ये समझ लो इनको रेगुलर और इरेगुलर क्यों कहा जाता है, इसका बेसिक लॉजिक समझो. एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ. आई एम सॉरी, मैं हिंदी बोलता हूँ ताकि दोनों को समझ में आए. एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ. अब जैसे कोई बंदा है, ऑफिस में आता है, या मतलब ऑफिस का एम्प्लॉय या स्कूल का स्टूडेंट है, हम उसको रेगुलर कब बोलते हैं. अब जैसे मैं किसी को बोलूँगा, कोई एम्प्लॉय है, मैं बोलता हूँ अरे ये बंदा ना बहुत रेगुलर है, या फिर ये जो स्टूडेंट है ना हमारे स्कूल का रेगुलर है. रेगुलर का मीनिंग क्या होता है? रेगुलर है मतलब क्या, कि वो एक पैटर्न फॉलो करता है. रेगुलर होना मतलब एक विशिष्ट प्रकार का पैटर्न फॉलो करना. अब वो पैटर्न क्या है, जैसे वो टाइम पे आता है, टाइम पे लॉगिन करता है, एम्प्लॉय की बात करूँ, टाइम पे लैपटॉप को ओपन करता है, टाइम पे मेल चेक करता है, टाइम पे खाना खाता है, सारा काम टाइम पे करता है, घर पे चले जाता है. तो इसका मतलब क्या है, ही इज़ फॉलोइंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ पैटर्न. अब स्टूडेंट भी है तो ही कम्स ऑन टाइम, फिर ही सिट्स इन अ लेक्चर, देन ही स्टडीज़, वो स्टडी करता है, लेक्चर को बैठता है, फिर प्रॉपर खाना खाता है टाइम पे और चला जाता है. सो जब किसी भी चीज़ एक पैटर्न फॉलो करती है ना, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर होना. ठीक है, उसका मीनिंग होता है रेगुलर, एक पैटर्न फॉलो करना. अब इनको अगर रेगुलर वर्ब कहा जाता है, जैसा वॉक, टॉक, कुक, जो मैंने रेगुलर वर्ब के यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, वॉक, टॉक, कुक, तो ये भी एक विशिष्ट प्रकार का पैटर्न फॉलो करते हैं, इसलिए इनको रेगुलर वर्ब कहा जाता है. म्हणजेच हे जे वर्ब आहेत ना, हे एक विशिष्ट प्रकारचा पैटर्न फॉलो करता है, इसलिए इनको रेगुलर कहा जाता है. अब रेगुलर वर्ब रट्टा मारना, याद रखना, पाठ करना बहुत ईजी है, सिंपल है, म्हणजे लक्षात ठेवायला सोपं है. अब वो पैटर्न क्या है वो मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना. वो पैटर्न ये है कि जब हम रेगुलर वर्ब का सेकेंड फॉर्म बनाते हैं या फिर थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो हमेशा हम उनका जो बेस फॉर्म है उसमें हम ED ऐड कर देते हैं. दैट इज़ द पैटर्न. मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, उनका पैटर्न क्या है कि जब हम ये जो जितने भी वर्ब जो रेगुलर वर्ब है, जिनको मैं रेगुलर कहता हूँ, उनको रेगुलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो विशिष्ट प्रकार का पैटर्न फॉलो करते हैं. वो पैटर्न क्या है कि हम बेस फॉर्म के एंड में ED ॲड करते, लेकिन कब, जब हम उसका सेकंड फॉर्म बनाते या थर्ड फॉर्म बनाते. म्हणजे जेव्हा आपण या वर्बचा सेकंड किंवा थर्ड फॉर्म बनवतो, तेव्हा त्याच्या शेवटी ED ॲड करतो आणि हा ED ॲड करण्याचा पॅटर्न ते फॉलो करतात, म्हणून त्यांना रेगुलर वर्ब म्हणतात. तो ये ED ऐड करने का पैटर्न फॉलो कर. कब ED ऐड करते हैं? सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते टाइम वी ऐड ED व्हेन वी क्रिएट इट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म. इसलिए इनको, और ये ED ऐड करने का पैटर्न फॉलो करते हैं, इसलिए इनको रेगुलर वर्ब कहा जाता है. अंडरस्टूड द कंसेप्ट? उनको रेगुलर क्यों कहा जाता है? सो वी ऐड ED टू द बेस. लेकिन किसको ऐड करते हैं? बेस फॉर्म को. जैसा मैंने अभी बोला ना, डेरिवेशन, बेस फॉर्म को ED ऐड करते हैं, लेकिन कब? जब उसका V2 और V3 बनाते हैं, मतलब सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं. तो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते टाइम हम उनको ED ऐड करते हैं एट द एंड. ये ED ऐड करने का वो पैटर्न फॉलो करते हैं, इसलिए इनको रेगुलर वर्ब कहा जाता है. अंडरस्टूड? इसलिए वो होते हैं रेगुलर वर्ब. इरेग्युलर वर्ब इसके उलटे, अपोजिट कम्प्लिटली. बिकॉज इरेग्युलर म्हणजे काय, जेव्हा आपण एखाद्या एम्प्लॉयला इरेग्युलर कधी म्हणतो, त्याचा काहीच भरोसा नसतो, तो कधीही येतो, कधीही जातो, काहीही करतो. जसं वही सेम स्टूडेंट अगर है, वो कभी भी आता है, कभी भी जाता है, उसको इरेग्युलर कहा जाता है. तो इरेग्युलर वर्ब का ऐसा कोई पैटर्न ही नहीं है
कि भाई मैं उसको मैं ईडी ऐड करूँ, डालूँ या कुछ करूँ, ये या तो तीनों के तीनों सेम होते हैं, ड्राइव ड्रो ड्रिवन, या तीनों के तीनों, सॉरी, तीनों के तीनों डिफरेंट होते हैं, ड्राइव ड्रो ड्रिवन, या तीनों के तीनों सेम होते हैं, कट कट कट। ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है इर्रेगुलर वर्ब, बिकॉज दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पैटर्न। इनमें कोई पैटर्न ही नहीं ना, राइट। आप जब एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह देते हो तो वहाँ पे, या फिर मैथमेटिक्स में भी आप देते होंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट में ऐसे कोई एग्जाम्पल होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ पैटर्न फॉल, जैसे अभी फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, आपको पता चला होगा आगे का नंबर क्या है, फिर 9, ठीक है, देन फिर डैश, फिर 13। तो ये आपको ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो हम एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं इसमें आपको मिसिंग नंबर पूछे जाते हैं। तो इसमें मिसिंग नंबर जब आप देखते हो तो उसमें एक पैटर्न ढूंढते हो, राइट। उसमें हमेशा एक पैटर्न होता है कि भाई ये पैटर्न क्या है, कि ये इवन ऑड नंबर से सारे, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, या फिर दो दो से आप इंक्रीमेंट है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। 1 में 2 मिलाऊंगा तो 3 बन जाता है, 3 में 2 मिलाऊंगा तो 5 बन जाता है। अब यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा, अल्टीमेटली 7 होगा, बिकॉज 5 में 7 मिलाऊंगा तो 5 में 2 मिलाऊंगा तो 7 हो जाएगा, इसमें 2 मिलाऊंगा तो 11 हो जाएगा। तो ये एक पैटर्न होता है, राइट। तो वैसे ही सेम इनका पैटर्न है, हम हमेशा ईडी ऐड करते हैं कहाँ पे, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म को, इसलिए इनको रेगुलर कहा जाता है। इसमें कोई पैटर्न ही नहीं है। क्या पैटर्न आप ढूंढोगे बताओ ना, कोई या तो तीनों के तीनों सेम है, या तो तीनों के तीनों डिफरेंट है। जैसे ड्राइव ड्रो ड्रिवन डिफरेंट, कट 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 सेम, स्पीक स्पोक स्पोकन डिफरेंट, रीड इसका प्रोनाउंसिएशन रेड किया जाता है। टू बी ऑनेस्ट, कलर, रेड कलर, उसको रीड, रीड एंड रीड मत बोलो। अगर रीड का सेकेंड फॉर्म है तो उसको रेड प्रोनाउंस किया जाता है। आई रेड अ न्यूज़पेपर, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, क्यों मी न्यूज़पेपर वाचला, या फिर आई हैव रेड अ न्यूज़पेपर, रेड। डोंट प्रोनाउंस इट एज रीड, रीड एंड रीड, इट इज़ रीड, रेड एंड रेड। स्पेलिंग उसकी वही है, मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन समझाने के लिए ऐसा लिखा है। स्पेलिंग में रेड मत डालो, ये रेड कलर जैसा, स्पेलिंग इज READ ओनली, बट यू हैव टू प्रोनाउंस इट एज अ रेड। ठीक है, तो इनको कहा जाता है इर्रेगुलर वर्ब, बिकॉज दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ पैटर्न, उसमें कुछ पैटर्न ही नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, एनी वन, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, ऑल राइट। अब मैंने जैसा बोला, मेन वर्ब के आपको तीनों के तीनों फॉर्म पता होना चाहिए। अगर आप मुझे पूछोगे सर व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वर्ब, मतलब इंग्लिश में कितने नंबर ऑफ वर्ब्स है, और ये वर्ब लैंग्वेज वाइज डिफर नहीं करते हैं, मतलब ऐसा नहीं, अगर मराठी में जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में रीड है, रीड ये वर्ब है, तो वो वही वर्ब मराठी में भी होगा, वही वर्ब हिंदी में भी होगा, वही वर्ब जापनीज़ में भी होगा, वही वर्ब गुजराती में भी होगा। मतलब वर्ब जो होते हैं वो हमेशा लैंग्वेज वाइज डिफर नहीं करते। हाँ, उसको अलग बोलते हैं, जैसे हिंदी में उसको रीड बोलते हैं, हिंदी सॉरी इंग्लिश में, मराठी में पढ़ना बोलते, सॉरी हिंदी में पढ़ना बोलते, मराठीमध्ये वाचणे असं म्हणतो। बट वर्ब सारे लैंग्वेज में होते हैं और सबका मीनिंग सेम होता है। अगर इंग्लिश में रीड मतलब पढ़ना होता है, सॉरी रीड का मीनिंग होता है ऑफकोर्स रीड करना, तो हिंदी में भी वही होगा, मराठी में भी वही होगा। तो ये पॉइंट याद रखना कि लैंग्वेज वाइज ये डिफर नहीं करते। अगर हिंदी, इंग्लिश या फिर कोई भी लँग्वेज में स्पीक ये वर्ब है तो बाकी लँग्वेज में भी वो होगा। ठीक है, सो प्रत्येक लँग्वेजमध्ये वर्ब्स असतात सेम, मतलब मीनिंग सबका सेम होता है। माय पॉइंट इज दैट। ठीक है, तो वर्ब आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्ब का नंबर जो है, वर्ब बहुत सारे हैं, मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ मैं, लाखों हज़ारों करोड़ों मेन वर्ब्स है। तो आपको इतने मेन वर्ब तो याद नहीं रहेंगे। ऑफकोर्स आप मुझे पूछोगे सर इतने सारे वर्ब के फॉर्म में कैसे याद रखूँ, म्हणजे इतके सारे वर्ब कसे लक्षात ठेवायचे, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई बात नहीं। जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, मतलब रेगुलर मतलब नॉट रेगुलर वर्ब्स, बट जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वो तो वर्ब आप याद रख सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट, अगर आपको पता है, देखो रेगुलर वर्ब याद रखना बहुत ईजी है। अगर आपको पता है वो, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए कि भाई वो वर्ब रेगुलर है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल क्या होता है ना, रेगुलर वर्ब याद रखना इजी क्यों है, सिंपल है ना, उसका बेस फॉर्म उठाओ, बस उसमें ईडी ऐड कर दो, हो गया रेगुलर वर्ब। ठीक है, आजकल बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग किसी भी वर्ब को रेगुलर वर्ब में कन्वर्ट कर देते, जैसे ड्राइव है तो मैंने ड्राइव को ईडी लगा दिया, ड्राइव्ड, ऐसा नहीं होता, ध्यान देना। ठीक है, हाँ, रेगुलर वर्ब याद रखने के लिए ईजी है, बिकॉज उनमें सिर्फ ईडी ऐड करना होता है, बहुत सिंपल है, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक वर्ब रेगुलर। हम क्या करते हैं, सपोज सिंग है, सिंग को मैंने ईडी लगा दिया, हो गया मेरा, ऐसा नहीं होता। हर एक वर्ब में ईडी ईडी मत लगाते जाओ, आपको पता हो, पहले वो पता होना चाहिए कि वो कौन सा वर्ब है, रेगुलर है या इरेगुलर है, फिर आपको उसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म पता होना, या फिर आप पता कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। हाँ, अगर वो रेगुलर वर्ब है तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, बस ईडी लगा दो। बट अगर वो इरेगुलर है तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते।
ठीक है, तो ये याद रखना। इर्रेगुलर वर्ब याद रखने के लिए थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, बिकॉज उनका कुछ भरोसा नहीं है, वो सेम भी होते हैं तीनों फॉर्म, या फिर तीनों फॉर्म डिफरेंट होते हैं। बट रेगुलर वर्ब याद रखना बहुत ईजी है, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इसके लिए कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। वर्ब्स के जो फॉर्म है ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। या फिर आप अगर आप पूछोगे सर बिना वर्ब के हो नहीं सकता क्या, नहीं हो सकता। लैंग्वेज जैसा मैंने अभी इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब स्टार्टिंग में बता दिया, तो वर्ब है तुम्हारा लक्ष्य ठहर लगता है। तो हाँ, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये बोलूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ देखो, बिकॉज मूवीज़ में एक बहुत सारे वर्ब बार बार आते हैं, तो वो आपको वो ऑटोमेटिकली याद रहने शुरू हो जाएंगे। बिकॉज हम जो लैंग्वेज जो हम सीखते हैं, जैसे मदर टंग हम सुन के ही सीखते हैं। अब इंग्लिश में तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इंग्लिश में हम 24 घंटा सुनते नहीं है, बट आप जितना ज़्यादा सुनोगे मूवीज़ एंड ऑल, जितना ज़्यादा देखोगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो इट इज़ कंपलसरी, आपको ये सुनना बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट, तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेन वर्ब्स। किसी को कन्फ्यूजन है, डाउट है, क्वेश्चन है, तो मेन वर्ब के कुछ बेसिक पॉइंट बता देता हूँ पहले। मेन वर्ब मतलब कोई भी एक्शन जो हम करते हैं, नॉट ऑलवेज एक्शन, बट हाँ 90% एक्शन दिखाती है मेन वर्ब्स, जैसे ईट टॉक। मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैंने आपको सब एक्सप्लेन भी कर दिया। अब ये जो मेन वर्ब में एक दो पॉइंट है, बट मैं थोड़ा सा फास्ट लेता हूँ बिकॉज ऑफ द टाइम इशू। अब मेन वर्ब का ये जो थर्ड फॉर्म है NING फॉर्म है, मैंने आपको एडजेक्टिव का टॉपिक जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था ये एडजेक्टिव भी होते हैं। मेन वर्ब जो होते हैं ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ये ध्यान देना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टंट, ठीक है। मेन वर्ब ॲडजेक्टिव पण असतात, बट कुठले कुठला, थर्ड फॉर्म NING फॉर्म, ठीक है। बिकॉज ये एज अ नाउन भी यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव के टॉपिक में मैंने कवर अप किया है ऑलरेडी कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ING फॉर्म एडजेक्टिव क्यों होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लीन्ड हाउस, हाउस के बारे में ये जो शब्द है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब स्वच्छ केलेलं घर या फिर क्लीन किया हुआ घर। नाउ क्लीन इज माय वर्ब, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बट यहाँ पे बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव, बिकॉज मैंने बेसिक इंग्लिश में भी बोला था एक शब्द के मल्टीपल रोल हो सकते हैं, मल्टीपल रोल्स हो सकते हैं एक शब्द के, एक वर्ड्स के। जैसा मेन वर्ब वर्ब भी होता है वो नाउन भी होता है। मैंने स्विमिंग का एग्जांपल दिया था, स्विमिंग कैन बी नाउन ऑल्सो, स्विमिंग कैन बी वर्ब ऑल्सो, ठीक है। सो ING फॉर्म। और एक मैंने आपको डांसिंग गर्ल का एग्जांपल दिया था जब मैं एडजेक्टिव पढ़ा रहा था। तो डांसिंग गर्ल मेरा नाउन है, हाउस मेरा नाउन है। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। डांसिंग गर्ल, डांस करने वाली लड़की। या फिर लाफिंग बुद्धा, आपने हमेशा सुना होगा, जो दुकान में रहता है, लाफिंग बुद्धा, हंसने वाला बुद्धा। सो ये क्या है, डांसिंग मेरा वर्ब का ING फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव, बिकॉज इट इज़ गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द गर्ल। मैं बोल सकता हूँ भाई ये डांसिंग गर्ल बहुत मस्त है, या फिर क्लीन हाउस, आई हैव विजिटेड अ क्लीन हाउस, मैंने एक स्वच्छ किया हुआ घर को विजिट किया था। तो क्लीन, चलो क्लीन नहीं समझ में आता तो हॉन्टेड हाउस, तो आपने हमेशा जो हॉरर मूवी देखते हैं उन्होंने तो देखा होगा, सुना होगा। हॉन्टेड हाउस, हॉन्टेड का है मेन वर्ब है हॉन्ट, उसको मैंने ईडी लगा के उसका थर्ड फॉर्म। जब भी किसी भी चीज़ को ईडी लगता है, गाइस ध्यान देना, वो सिर्फ वर्ब को ही लगता है, किसी के नाम के पहले बाद में कभी ईडी नहीं लगता। राम किसी का नाम है, नाम के बाद में ईडी नहीं लगता। इसलिए मैंने बोल रहा हूँ मेरे पास बहुत लॉजिकल टिप्स है, अगर आप ध्यान से सेशन पढ़ोगे तो ईडी हमेशा मेन वर्ब को ही लगता है। अगर कहीं पे आपने ईडी देखा है सेंटेंस या उस वर्ड के एंड में, तो डेफिनेटली हाँ पक्का मेन वर्ब असणार है। हाँ, बट इथर बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव, बिकॉज किसी के नाम को ईडी नहीं लगता। मेरा नाम दत्ता है, मैं कभी मेरे नाम को ईडी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो किसी नाउन प्रोनाउन ही है, शी है, आपने उसको ईडी नहीं लगाया। इट है, इट को कभी ईडी नहीं लगाया, ठीक है। तो वर्ब्स को ही ईडी लगता है। तो ये मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म NING फॉर्म एडजेक्टिव जैसा बिहेव करते हैं, या फिर हम आप उसको एडजेक्टिव जैसा यूज़ कर सकते हैं। एडजेक्टिव के सेशन में मैंने कवर अप किया था, ठीक है। म्हणजेच मेन वर्बचे थर्ड फॉर्म NING फॉर्म में एडजेक्टिव असू शकतात। वर्ब के, मैंने बोला ना, एक बहुत लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें होती है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो, ठीक है। सो ठीक आहे, ॲडजेक्टिव्ह सारखं बिहेव करू शकता तुम्ही मेन वर्बला, ॲडजेक्टिव्ह सारखं वापरू शकता, बट मेन वर्बच्या थर्ड फॉर्मला ING फॉर्म, मतलब मेन वर्ब के ये दो ही फॉर्म है, थर्ड फॉर्म एंड ING फॉर्म, जिसको आप एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट मेन वर्ब। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट इन मेन वर्ब, एनी वन? आई टोल्ड यू गाइज कि लास्ट तक सेशन ज्वाइन करना, फिर भी बीच में लोग छोड़ के चले जाते हैं। इट्स ओके, मेरा कोई नुकसान नहीं है। एनीवेज, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, एनी वन?
नो क्वेश्चन? ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब नाउ. अब दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको टेंस समझना है, अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश बोलनी है, करेक्ट इंग्लिश, ये दो लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब. सो हेल्पिंग वर्ब पहले समझ लो है क्या. हेल्पिंग वर्ब आदि समझूंगा एग्जैक्टली क्या. अब ऑक्सिलरी वर्ब, ये जो शब्द आया ये ऑक्स से आया है. आपने शायद ऑक्स वर्ड सुना होगा, किसी ने भी नहीं सुना होगा, आई एम डैम श्योर. ऑक्स, अगर मैं पूछूं क्या आपने ऑक्स वर्ड सुना है, AUX, ऑक्स, नहीं सुना होगा. लेकिन जब भी मैं बोलूँगा, अगर क्या आपने ऑक्स केबल सुना है, ऑफकोर्स आपने ऑक्स केबल सुना होगा. ऑक्स केबल क्या करता है, जनरली आपका जो फ़ोन है, जो जो ऐसा गोल पिन जैसा होता है ना, आपने आपका हेडफोन आपने देखा होगा, हेडफोन जो होते हैं, ईयरफोन जो आप कान में डालते हैं, उसके आगे जो आप मोबाइल को कनेक्ट करते हो ऐसा गोल पिन होता है जैसे, उसको 3.0 mm जैक पिन बोलते हैं. 3.0 mm मतलब 3.0 मिलीमीटर वो होता है, जैक पिन बोलते हैं. तो ऑक्स केबल क्या करता है, आपका मोबाइल और कार का जो टैप है या फिर कोई भी दो डिवाइस कनेक्ट करने के लिए वो हेल्प करता है. तो उससे वो शब्द बना है ऑक्सिलरी, ऑक्स टू हेल्प. ऑक्स मतलब टू हेल्प करना, इसीलिए बोलते हैं उसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरी बोलो या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलो, म्हणून याला हेल्पिंग वर्ब म्हणतात. ठीक है. सो हेल्पिंग वर्ब पहले समझ लो क्या होता है. हेल्पिंग वर्ब भी एक वर्ब होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कभी भी कोई भी एक्शन नहीं दिखाते. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ आई से आई ईट, यहाँ पे क्या है, मेरी ईट की एक्शन दिख रही है आपको, ईट मेरी यहाँ पे एक्शन है. ठीक है. बट लेट्स से सपोज कंसिडर करो, मैं पहले हेल्पिंग वर्ब आपको बता देता हूँ. थैंक गॉड इंग्लिश में सिर्फ 11 ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो याद रखने के लिए बहुत ईजी है. म्हणजे हे सोपं आहे, तुम्हाला लक्षात ठेवायला. हे 11 हेल्पिंग वर्ब असतात. इज, एम, आर, वॉज, वर. अब इसका प्रोनाउंसिएशन वेयर मत करो, वेयर ऐसा प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन वर है. अर्धा व त्याला ये आणि र, वर. ठीक है. डोंट प्रोनाउंस इट एज अ वेयर. मुझे पता है बहुत लोग, मैंने ऐसा देखा है, यू वेयर देयर, यू वेयर टॉकिंग टू मी. वेयर नहीं होता इसका प्रोनाउंसिएशन, उसका प्रोनाउंसिएशन वर है. वो वो वेयर अलग है, जो हम कपड़े पहनते हैं वो एक वर्ब है, कपड़े पहनना या फिर कोई भी चीज़ परिधान करना, वेयर, दैट इज़ डिफरेंट. दिस इज़ वर, नॉट वेयर. ठीक है. सो इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज़, हैड एंड डू, डज, डिड. ये 11 मेरे पास इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी. हाँ, विल, शाल वो भी हेल्पिंग वर्ब है, वो सेकेंडरी है, वो बाद में देखेंगे. कैन, कुड, मे, माइट, जो हमारी वीकेंड की सीरीज चल रही है संडे वाली, मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब वाली, उसमें हम देखेंगे. बट अभी फिलहाल बेसिक इंग्लिश में हे 11 आपल्याकडे हेल्पिंग वर्ब आहे. अब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैं तो बोलता हूँ मेन वर्ब से भी ज़्यादा ज़रूरी है हेल्पिंग वर्ब. क्यों है मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले ये समझ लो हेल्पिंग वर्ब होता क्या है. हेल्पिंग वर्ब कोई भी वर्ब जिसमें बिल्कुल भी एक्शन नहीं होती. अगर अब देखो, एम मेरा हेल्पिंग वर्ब है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करो या मराठी में कन्वर्ट करो, और इसको मराठी में कन्वर्ट करो या हिंदी में कन्वर्ट करो. ठीक आहे. अब इसमें मैं क्या बोलूँगा, मैं खाता हूँ किंवा मी खातो. काय आहे इथं, खाण्याची ॲक्शन आहे, खातो ॲक्शन. इसको हिंदी या मराठी में कन्वर्ट करो, मी मुलगा आहे या फिर मैं लड़का हूँ. क्या आपको यहाँ पे कोई एक्शन नज़र आ रही है? नो. मैं लड़का हूँ, नो एक्शन. एक और एग्जाम्पल, शी इज़ सुंदर, आई मीन ब्यूटीफुल. अब इसको भी मराठी या इंग्लिश ट्रांसलेट करो, सॉरी मराठी और हिंदी ट्रांसलेट करो. वो सुंदर है किंवा ती सुंदर आहे. देयर इज़ नो एक्शन, बिकॉज यहाँ पे मेन वर्ब है ही नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, एम और इज़. तो पहला पॉइंट अबाउट हेल्पिंग वर्ब, ये कोई भी एक्शन नहीं दिखाते गलती से भी, अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो. इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड एंड डू, डज, अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो इनका कोई मीनिंग नहीं बनता. टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझे बोलोगे कि भाई सर इसका मुझे कन्वर्सेशन करा के दिखाओ, तो जनरली इसका कोई मीनिंग नहीं है. मतलब मीनिंग इन द सेंस ये कोई एक्शन नहीं दिखाते. ठीक है. जब आप उसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हो तो पहला पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो सिर्फ हेल्प करते हैं, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है. ये सिर्फ हेल्प करते हैं सेंटेंस का मीनिंग पूरा करने के लिए, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है. ये कोई भी एक्शन नहीं दिखाते, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ दो ही फॉर्म हैं. अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेन वर्ब के हमारे पास कितने फॉर्म थे? 5, टू बी ऑनेस्ट. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ING, SES, ऐसा पकड़ के 5 फॉर्म थे. हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ और सिर्फ दो ही फॉर्म है, प्रेजेंट एंड पास्ट. ये भी एक चीज़ याद रखना, ओनली 2 फॉर्म्स. किसके? हेल्पिंग वर्ब के. सो दो ही फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट.
सो ये सारे प्रेजेंट फॉर्म है, सॉरी दीज आर ऑल प्रेजेंट फॉर्म, इज, एम, इज, आर, हैव, हैज एंड डू, डज, एंड दीज आर पास्ट फॉर्म्स, वाज, वर, हैड एंड डिड। ठीक है, सो ये चीज़ याद रखना। अब कुछ लॉजिकल चीज़ें बताता हूँ, कुछ डिफरेंस बताता हूँ मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब में, वो याद रखना। अब हेल्पिंग वर्ब इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? हेल्पिंग वर्ब हमें मेन टेंस पहचानने में हेल्प करते हैं। मेन टेंस समझता है सगळ्यांना, मेन टेंस समझते, मेन टेंस हमारे पास कितने हैं? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होते तो आप ये मेन टेंस पहचान भी नहीं पाते। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, ही इज़ गुड। आप इसको देख के बोलोगे सर ये प्रेजेंट टेंस है, कैसे पता चला? बिकॉज मैंने यहाँ पे इज लगाया। अगर वही एग्जाम्पल, हेच एग्जाम्पल जर मी असं लिहितो, ही वॉज गुड, आप क्या बोलोगे? सर ये पास्ट टेंस है। कैसे पता चला? वॉज के तरफ देख के। दिस इज प्रेजेंट टेंस, दिस इज पास्ट टेंस। इसलिए ध्यान देना गाइज, हेल्पिंग वर्ब जिनका भी टेंसेज चल रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन में, ध्यान देना हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़रूरी है, ये आपको मेन टेंस पहचानने में हेल्प करेंगे। और एक एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ, ही हैज़ गॉन, सॉरी ही हैज़ गॉन, एंड वही एग्जाम्पल ही हैड गॉन, क्या डिफरेंस है? पहला फर्स्ट सेंटेंस जो आहे तो हा प्रेझेंट टेन्स आहे, राइट, आणि दुसरं सेंटेंस जो आहे तो पास्ट टेन्स आहे। बट ये कैसे मुझे पता चला प्रेजेंट है पास्ट टेंस है? ओनली बिकॉज ऑफ हैज़ एंड हैड। तो हैज़ माझा प्रेजेंट फॉर्म है इसलिए प्रेजेंट टेंस, हैड मेरा पास्ट फॉर्म है इसलिए पास्ट टेंस। तो ध्यान देना गाइज, हेल्पिंग वर्ब आपको मेन टेंस पहचानने के लिए मदद करते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो किसी भी टेंस का, आईएनजी का भी ले लो, ही इज टीचिंग, ठीक है, एंड ही वॉज टीचिंग। व्हाट्स द डिफरेंस? द डिफरेंस इज ओनली कि दिस इज माई प्रेजेंट सेंटेंस, दिस इज माई पास्ट सेंटेंस। लेकिन कैसे पता चला, मतलब पास्ट टेंस कैसे पता चला? ओनली बाय लुकिंग एट हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब देख के आपको पता चलता है क्या? मुझे बताओ, यहाँ पे टीचिंग टीचिंग लिखा है, क्या मेन वर्ब देख के मैं मेन टेंस पहचान सकता हूँ? बताओ मुझे। अगर मैं यहाँ से इज और वॉज हटा दूँ फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मुझे बता सकते हो ये टीचिंग, सिर्फ टीचिंग टीचिंग से आप मुझे बता सकते हो ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है? नो। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मेन वर्ब से हम मेन टेंस नहीं पहचानते। मेन वर्ब, हाँ कुछ कुछ सेंटेंसेस, कुछ कुछ टेंसेस ऐसा है जैसे सिंपल टेंसेस जिसमें आपको मेन वर्ब देख के टेंस पहचानना पड़ता है। बट आता हे जे सेंटेन्स आहे तुम्ही इथं मेन वर्बवरनं तुम्ही टेंस नाही ओळखू शकत। टीचिंग टीचिंग को देख के आप नहीं बोल सकते कि भाई ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हेल्पिंग वर्ब को ही देखना पड़ेगा। ही विल बी टीचिंग, तो मतलब क्या? ये फ्यूचर टेंस है। कैसे पता चला मुझे? अब ये भी हेल्पिंग वर्ब है। अभी यहाँ पे मैंने कवर नहीं किया विल वाला, बट अभी एक एग्जाम्पल की समझो की हेल्पिंग वर्ब तुम्हाला मेन टेंस ओळखायला मदत करतात, ठीक है। सिर्फ टीचिंग 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 से मुझे टेंस नहीं पहचान सकता मैं। हाँ, उसका सब टाइप पहचान सकता हूँ कि सर आईएनजी है तो ये कंटिन्यूस टेंस है। हाँ, सब टाइप आप पहचान सकते हो मेन वर्ब के दौर। मतलब क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल फंडा बताता हूँ। मेन वर्ब आपको सब टाइप पहचानने में हेल्प करते हैं, किसका? टेंस का। और हेल्पिंग वर्ब आपका मेन टेंस, मेन टाइप पहचानने का मदद करते हैं, मेन टेंस, टेंस। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेंस, म्हणजेच काय की मेन वर्ब जे असतात उलटं ते टेन्सचे सब टाईप ओळखायला मदत करतं। म्हणजे टीचिंग हा माझा मेन वर्ब आहे ना, टीच, त्याच्यावरनं मला कळलं हा कंटिन्यूस टेन्स आहे। कंटिन्यूस माझा काय? सब टाईप आहे त्या टेन्सचा। तो मेन वर्ब जे असतात ते सब टाईप ओळखण्यासाठी आपल्याला मदत करतात, आणि हेल्पिंग वर्ब जे असतात ते मेन टाईप ओळखण्यासाठी मदत करतात टेन्सचा। सो बिकॉज आई नो इज, वॉज एंड विल, बिकॉज सिर्फ इन 3 शब्द से मुझे पता चल रहा है कि इसका टेंस कौन सा है, मेन टेंस। ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको टेंस पहचानने में मदद करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो समराइज, हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब होते जो सिर्फ हेल्प करते हैं। मराठीमध्ये हे सगळे शब्द मी हेल्पिंग वर्ब म्हणतो, आहे, आहोत, नाही, नाहोत, हे सगळे हेल्पिंग वर्ब। हिंदी में है, हूँ, था, थी, थे, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है, बिकॉज ये ऐसे शब्द है जो कोई भी एक्शन नहीं दिखाते। तो हेल्पिंग वर्ब ऐसे वर्ब होते जिसमें कोई एक्शन नहीं नज़र आती, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये सिर्फ हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट, इनका सिर्फ 2 ही फॉर्म होता है, मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। मैं डिफरेंस बता रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। मेन वर्ब एक्शन दिखाती, हेल्पिंग वर्ब एक्शन नहीं दिखाती। मेन वर्ब के 5 फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब के 2 ही फॉर्म है। मेन हेल्पिंग वर्ब ने कभी आप आईएनजी फॉर्म देखा है? एमिंग, ईजिंग, आरिंग। मैं वही बोल रहा हूँ कि मेन वर्ब के सिर्फ, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ 2 ही फॉर्म होते हैं। उसमें ना ही आईएनजी फॉर्म होता है, ना ही एसईएस होता है। आर एसईएस होता है, सॉरी, आईएनजी नहीं होता।
ईजिंग, हैमिंग, आरिंग ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मेन वर्ब के सिर्फ दो ही फॉर्म है टू बी ऑनेस्ट, प्रेजेंट फॉर्म, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के सिर्फ दो ही फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट फॉर्म, ठीक है। एंड हेल्पिंग वर्ब कभी भी एक्शन नहीं दिखाते, मेन वर्ब एक्शन दिखाते। तीसरा डिफरेंस मैंने बोला था, मेन वर्ब जो है वो टेंस का सब टाइप पहचानने में आपको मदद करेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आपका टेंस का मेन टाइप पहचानने के लिए मदद, मेन टाइप मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इज प्रेजेंट है, वॉज पास्ट टेंस है, विल बी फ्यूचर टेंस है। मतलब हेल्पिंग वर्ब ने हमें क्या किया, मेन टेंस का जो मेन टाइप है वो पहचानने के लिए मदद किया। क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट सो फार, एनीवन? या एनीवन, एनी क्वेश्चन? सी इतना लॉजिकल ले रहा हूँ फिर भी लोग सेशन छोड़ के जा रहे, आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज इट सीम्स दैट यू गाइज आर नॉट इंटरेस्टेड। ऑल राइट, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीवन? ऑलराइट, अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ आपको। मैं जैसा बोला था लास्ट तक रुकना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे आप मिस्टेक्स करते हैं। तो ये मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। किसके मिस्टेक्स? सेंटेंस राइट और रॉन्ग के। जो आप सेंटेंस राइट और रॉन्ग बोलते हो ना, उसके मिस्टेक्स मैं आपको क्लियर आउट करूँगा कि क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। ध्यान देना, इंग्लिश में मैं आपको कुछ पैटर्न बताऊँगा हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के। एच वी इज़ हेल्पिंग वर्ब, एम वी इज़ मेन वर्ब, ठीक है। कुछ पैटर्न या फिर ये सेंटेंसेस में किस टाइप से आते हैं ध्यान देना। जनरली ऐसा फ्लो होता है, पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, बाद में मेन वर्ब आता है। अब इंग्लिश में सारे इसमें यही पैटर्न फॉलो होता है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, आई एम टीचिंग, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, एम पहले आया, मेन वर्ब टीच बाद में आया। तो जनरली ऐसा होता है, जनरली असे पॅटर्न्स असतात की इंग्लिशमध्ये हेल्पिंग वर्ब आधी येतात, नंतर मेन वर्ब येतात, विच इज़ इम्पॉर्टंट, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सपोज ही डज नॉट गो, डज पहले आया फिर गो बाद में आया, ठीक है। म्हणजे हेल्पिंग वर्ब आधी येतात, मेन वर्ब नंतर येतात, ये पहले याद रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, अब ये 99% लोग मिस्टेक करते हैं, जो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। अगर कोई रिपीटेड है तो उसको भी पता चला होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 99% मिस्टेक करते हैं। अगर आप हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगाते हो, ऑफकोर्स ऐसे ही होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है फिर मेन वर्ब आता है, तो गलती से भी मेन वर्ब का बेस फॉर्म मत लगाना, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप मेन वर्ब लगाते हो, ऑफकोर्स हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है, लेकिन मेन वर्ब का बेस फॉर्म कभी नहीं आता। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, आई एम टॉक, एब्सोल्युटली रॉन्ग। या फिर शी इज़ गो, मुझे नहीं पता बच्चों को क्या बोलना होता है। या फिर अगर क्लासेस को उसको आना है तो सर आई एम कम टू क्लास, आई डोंट नो उसको क्या बोलना होता है, किस सेंटेंस में किस टेंस में उसको बोलना होता है कि मैं क्लास को आ रहा हूँ, मैं क्लास को आऊँगा, मैं क्लास को आ चुका हूँ, आई डोंट नो, म्हणजे मी क्लासला येतो आहे, येणार आहे, येईल, पोहोचले, आई डोंट नो त्यांना काय म्हणायचं असतं, बट ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। हेल्पिंग वर्ब के बाद कृपा करके मेन वर्ब का बेस फॉर्म मत लगाओ। फिर भी लोग बोलते द लिंक इज़ ओपन, नॉट ओपन। मतलब जैसे मैंने अभी कोई लिंक शेयर कर दिया ऑनलाइन सेशन का, तो आप, सॉरी ओपनिंग लिखा मैंने, करेक्ट लिखा, एक्चुअली रॉन्ग लिखना चाहिए था, हाँ। तो जब मैंने लिंक शेयर किया तो बच्चे बोलते सर लिंक इज़ नॉट ओपन। अरे भाई हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे लिंक, उसके बाद आप मेन वर्ब का मेन वर्ब लगा रहे हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने भी यहाँ पे एरर दे दिया, नीचे अंडरलाइन कर दिया देखो ब्लू कलर में। तो मेन वर्ब के बाद, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप मेन वर्ब लिख रहे हो, और वैसे ही होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ही आता है, लेकिन कृपा करके उसका बेस फॉर्म मत लिखो। और एक एग्जांपल, आई हैव गो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। या फिर राम हैज़ टॉक, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप मेन वर्ब लिख रहे हो तो या तो उसका आईएनजी फॉर्म आता है, जैसे शी इज़ गोइंग और आई एम कमिंग टू क्लास, या तो उसका आईएनजी फॉर्म आता है या तो उसका थर्ड फॉर्म आता है, जैसे आई हैव गॉन, ठीक है। राम मतलब आई हैव गॉन या राम हैज़ टॉक्ड। तो गलती से भी बेस फॉर्म मत लगाना, ठीक है। मतलब अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो, बिकॉज हैव हैज़ और डू डज मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, वो तो पॉइंट मैंने आपको बताया नहीं। बट अगर वो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, हैव, हैज़, डू डज, इनको या फिर वॉज वर, इनको भी आपने हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया। जैसे ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है, आई वॉज टॉक टू हिम, अगेन रॉन्ग। या फिर शी वॉज गो देयर, उसको क्या बोलना होता है पता नहीं, कि वो वहाँ पे चली गई, जा रही है, जा रही थी, चालली, चाल गेली, पोहोचली, आई डोंट नो। शी वॉज गो देयर, एब्सोल्युटली रॉन्ग।
या फिर शी हैड गो देयर, अगेन एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा नहीं होता इंग्लिश में, ऐसा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है जहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब, अगर वो प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब है तो, मतलब वॉज हेल्पिंग वर्ब है, अगर मैंने हैड को हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इंग्लिश में ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं है, पूरे इंग्लिश में नहीं है। पता नहीं ये कहाँ से नई नई इंग्लिश ढूंढ के लाते हैं, पता नहीं, लोग अपना ही खुद का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। भाई ऐसा इंग्लिश में स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो आप क्यों बना रहे हो? ठीक है, या तो आईएनजी फॉर्म आएगा, शी वॉज गोइंग देयर, या फिर थर्ड फॉर्म आएगा, शी हैड गॉन देयर। ठीक है, हाँ, डू के साथ होता है ऐसा। डू अगर आप जब लगाते हो, आपने शायद, वो अलग चीज़ है, वो एडवांस लेवल का टॉपिक है। डू सोबत तुम्ही जब आप एटीएम मशीन में जाते हो तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि डू रिमेंबर टू कलेक्ट योर कैश। अब रिमेंबर मेरा हेल्पिंग, या फिर मैं भी कभी कभी मेन ग्रुप में डालता हूँ डू वॉच देम, तो डू के बाद मैंने मेन वर्ब लगाया और मेन वर्ब का बेस फॉर्म लगाया। डू के लिए ये पॉसिबल है बिकॉज डू कन्फर्मेशन के लिए होता है, ऐसे सेंटेंसेस कन्फर्मेशन होते हैं, तो डू के बाद मेन वर्ब पॉसिबल है। जैसे ही डिड गो देयर, मतलब वो वहाँ पे गया और वहाँ पे वो गया ही, मतलब वो कन्फर्मेशन होता है। सो डू और डिड के केसेस में पॉसिबल है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने मेन वर्ब का बेस फॉर्म लगा दिया, ये पॉसिबल है। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज़, हैड, ये जो ये 3 छोड़ के बाकी जो 9 बचे, 8 बचे हैं, इनके बाद आप मेन वर्ब का बेस फॉर्म नहीं लगा सकते गाइज। रिक्वेस्ट है, डोंट यूज मेन वर्ब का बेस फॉर्म, या तो आईएनजी होगा या तो थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, आई वॉज टॉक रॉन्ग, राम हैज़ टॉक रॉन्ग, आई हैव गो रॉन्ग, द लिंक इज़ नॉट ओपनिंग, बोलो नॉट, लिंक इज़ नॉट ओपन। ठीक है, या फिर आई एम कम टू क्लास नहीं होता, आई एम कमिंग टू क्लास। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, डू नॉट यूज, डू नॉट डू दैट। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो एरर्स हम करते हैं, मेन वर्ब दोनों सेम फॉर्म में कभी नहीं आते। जैसा मैंने कल भी बोला था, कल या किसी सेशन में बोला था कि दो भाई भाई का कभी जमता नहीं है। ऐसा कंसिडर करो कि दो मेन वर्ब साथ में नहीं आते। क्या हम कभी ऐसा लिखते आई टॉक ईट, या फिर राइट, अगर वो मेन वर्ब है तो आई लाइक लिसन, ऐसा कभी होता है? नो। इंग्लिश ऐसा बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती, ऐसा होता नहीं कि दो मेन वर्ब का सेम फॉर्म आप साथ में लिख रहे हो। या तो बीच में कुछ डालो, आई लाइक टू लिसन, मतलब प्रिपोजिशन डालो, या फिर वो जो आगे आने वाला वर्ब है उसका दूसरा फॉर्म बदल दो, मतलब आई लाइक लिसनिंग। ठीक है, आई टॉक ईट तो नहीं होगा। ठीक है, म्हणजेच काय, मेन वर्बचे दोन्ही फॉर्म, मतलब मेन वर्ब सेम फॉर्म में कभी साथ में नहीं आता। इसलिए मैं जब आपको आर्टिकल पढ़ा रहा था तो आर्टिकल में मैंने आपको बताया था टेल अ लाई, आर्टिकल के लास्ट के सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि वो टेल अ लाई क्यों होता है, या फिर गो फॉर अ वॉक क्यों होता है। अब फॉर में नहीं आएगा बट टेल अ लाई, या फिर हैव अ चैट, तो हैव भी एक वर्ब है, चैट भी एक वर्ब है। तो जैसा मैंने बोला कि दो मेन वर्ब साथ में नहीं आते, इस केस में हमें क्या करना होता है, जैसे आई लाइक डांसिंग हम ऐसा बोलते, राइट, आई लाइक वॉचिंग मूवीज़, हम वॉचिंग क्यों बोलते हैं, आई लाइक वॉचिंग क्यों करते हैं, बिकॉज इंग्लिश ऐसा मानती है दो वर्ब को सेम फॉर्म में मत लिखो, आगे वाले वर्ब को कोई तो नया फॉर्म दे दो। इसलिए ये जो डांस है उसको मैंने नया फॉर्म दिया, आई लाइक वॉचिंग, आई लाइक वॉच नहीं होगा, आई लाइक वॉचिंग, बिकॉज लाइक भी वर्ब है, वॉच भी मेन वर्ब है, दो मेन वर्ब सेम फॉर्म में नहीं आते। सेम दो हेल्पिंग वर्ब सेम फॉर्म में नहीं आते। कभी मैंने ऐसा लिखा है आई एम इज बॉय और शी, या फिर ही इज और शी इज वॉज गर्ल, तो दो हेल्पिंग वर्ब भी कभी साथ में नहीं आते। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली। ये बहुत छोटी छोटी चीज़, और ये आपको कोई किताब नहीं सिखाएगा, ना ही ये आपको कोई इंटरनेट सिखाएगा, ये आपको खुद का, मतलब ये मेरा खुद का रिसर्च है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैंने निकाले हैं, जो जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, तो वो ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे कोणी विचारला हा क्वेश्चन, ठीक आहे, आय नो बेसिक्स क्लिअर पाहिजे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लेम। मनोज, मूवी हा वर्ब आहे का, मला सांगा? मी काय म्हटलं होतं, दोन मेन वर्ब सोबत येऊ शकतो, लाईक माझा वर्ब आहे, मूवी हा वर्ब आहे का, मला सांगा? सी, म्हणून म्हटलं बेसिक समजून घ्या आधी, आपलं आपलं नाही, तुमचे उलट क्वेश्चन गुड, तुम्ही क्वेश्चन विचारला विच इज गुड, हा क्वेश्चन विचारला। मूवी, मी तुम्हाला काय सांगतोय की दोन्ही वर्ब सोबत येऊ शकत नाही। मूवी हा माझा वर्बच नाही आहे ना, मूवी हे माझं नाऊन आहे। आता हे होणार, हे दॅट इज पॉसिबल, आय लाईक मूवी। मी काय म्हटलं की दोन मेन वर्ब सोबत, तुम्ही काय केलंय, मेन वर्ब आणि नाऊन लावलंय, विच इज पॉसिबल ना, राईट? हां,
इसलिए म्हणून तर म्हटलं मी सगळ्यांना, आणि ये सबके लिए है. आपको लगता है कि भाई मुझे थोड़ा बहुत आता है, सर मुझे ना बेसिक सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होता है. आपको ये डिफरेंस, छोटे छोटे डिफरेंस पता होना चाहिए कि मूवी नाउन है और लाइक वर्ब है, या फिर जो भी चीज़ है, या फिर वॉच भी वर्ब है. थैंक गॉड उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा, विच इज़ गुड. बट ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है. तो आई लाइक मूवी, मूवी मेरा नाउन है, तो ये तो केस बनता ही नहीं ना. मैं आपको केस ये पढ़ा रहा हूँ कि दो मेन वर्ब साथ में नहीं आते सेम फॉर्म में, तो वो प्रॉपर मेन वर्ब होना चाहिए वहाँ पे. मेन वर्ब है तो फिर गड़बड़ है, मतलब मेन वर्ब सेम. हाँ, इसलिए आई लाइक वॉचिंग होता है, आई लाइक डांसिंग होता है. आई लाइक वॉच नहीं होता, आई लाइक वॉचिंग होता है. ठीक है. बिकॉज इंग्लिश ऐसा मानते हैं, इंग्लिश ऐसा मानती है कि आपको दूसरा वाला वर्ब चेंज करना पड़ेगा, सेम फॉर्म में नहीं आता. ठीक है. ऑलराइट, एनी और किसी को डाउट है, क्वेश्चन है? यस. हाँ. हाँ, मी सांगतो. अब इसमें क्या डिफरन्स, इसमें क्या प्रॉब्लेम आहे याच्यात मी सांगतो. दिस इज ॲब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज इथं जो आहे ना, दिस इज माय हेल्पिंग वर्ब. ठीक आहे. आता लक्ष द्या, मी हेल्पिंग वर्बला ग्रीन करतो, मेन वर्बला रेड करतो. हा माझा मेन वर्ब. मी मगाशी वरती काय सांगितलं होतं, आठवतं का पहिला पॉईंट? मी काय सांगितलं होतं, जनरली हेल्पिंग वर्ब आधी येतात, मेन वर्ब नंतर येतात, राईट? सो आय हॅव हॅड माय लंच. तो have is my helping verb, right? And had is my main verb. सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट, सॉरी मी याला रेड करतो. अभी आपको शायद कलर करने से थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा, राईट? तो हेल्पिंग वर्ब आधी येतात, मेन वर्ब नंतर येतात, हे ॲब्सोल्युटली बरोबर आहे. फक्त त्याचा बेस फॉर्म नका वापरू, हे सांगितलं होतं मी तुम्हाला. ठीक है. मैंने ये बोला, हाँ सॉरी, ये यहाँ पे लिखना चाहिए था ऊपर कि आई हैव हैड माई लंच, इधर लिखना चाहिए था, राइट? तो आय हां, इट इज ऑल्सो करेक्ट. द टेन्स चेंज होते फक्त. आय हॅड माय लंच, दॅट इज सिम्पल पास्ट टेन्स, आणि हा माझा प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आहे. टेन्सेसमध्ये आपण क्लियर आउट करू दोन्ही डिफरेंस, डोंट वरी. बट ये एब्सोल्युटली फाइन है, बिकॉज मैंने पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया है, राइट? एंड देन नेक्स्ट ये मेरा मेन वर्ब है हैड, और जिसका मैंने थर्ड फॉर्म लगा, अभी मैंने नीचे सिखाया था, आप ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना. मैंने बोला था कि आप पहले, हमेशा इंग्लिश में यही पैटर्न फॉलो होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है. मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब. बस मेन वर्ब का बेस फॉर्म मत फॉलो करो. यहाँ पे हैड मेरा बेस फॉर्म नहीं है, बिकॉज रेड कलर में मैंने मेन वर्ब लिखा है. ये मेरा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. सो पैटर्न याद रखो, पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब होगा, लेकिन मेन वर्ब का बेस फॉर्म मत लिखो, ये मैंने बोला था. क्लियर? तो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन. ऑलराइट, एनी मोर क्वेश्चन? ठीक है. हाँ, तो दूसरा पैटर्न, दूसरा एक रॉन्ग थिंग कि दो मेन वर्ब साथ में नहीं आते, दो हेल्पिंग वर्ब भी साथ में नहीं आते. हाँ, अब यहाँ पे ये केस अलग है. यहाँ पे हैव को मैंने एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट किया है, इसको मैंने मेन वर्ब की तरह. ये पॉइंट मैंने आज के सेशन में नहीं बताया था, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ड्यू टू टाइम कंसेंट मैंने नहीं बताया था. ठीक है. मैं थोड़ा लास्ट में बता दूंगा, डोंट वरी. ओके, ऑलराइट. तो एक और, हाँ, ये कुछ चीज़ें याद रखना विच इज़ इंपॉर्टेंट, जो आपको इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगी. ठीक है. तो यहाँ पे जैसा मैंने बोला था कि हमेशा हेल्पिंग, देखो यहाँ पे सब जगह देखो, हेल्पिंग वर्ब पहले है, फिर मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज अभी हेल्पिंग वर्ब मेरा रेड कलर है, मेन वर्ब ग्रीन कलर है. हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब. पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है और फिर बाद में ही मेन वर्ब आता है. लेकिन देखो, जहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, उसके बाद मैंने मेन वर्ब का बेस फॉर्म कभी नहीं लगाया. देखो, एम के बाद मैंने आईएनजी फॉर्म लगाया, आर के बाद आईएनजी लगाया, वॉज के बाद आईएनजी लगाया. ठीक है. इसके बाद भी हैज़ के बाद मैंने थर्ड फॉर्म लगा दिया, हार्ड के बाद थर्ड फॉर्म लगा दिया, यहाँ पे भी हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगा दिया. मतलब जैसा मैंने बोला था, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब अगर आप लगाते हो तो उसका बेस फॉर्म मत लगाओ, त्याचा बेस फॉर्म येणार नाही. मी कुठंच इथं बेस फॉर्म, हे जे वरचे एक्झाम्पल्स मी इथं लिहिलेत ना, इथं कुठंच मी मेन वर्बचा बेस फॉर्म लावलेला नाही आहे आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. हाँ, डू के मामले में होता है, या फिर निगेटिव सेंटेंसेस है, जनरली निगेटिव सेंटेंस में आप कैसे कर सकते हो, बट जनरली आप पॉजिटिव सेंटेंसेस जब लिखते हो तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बेस फॉर्म नहीं आएगा आफ्टर हेल्पिंग. यहाँ पे भी मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, लेकिन मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है. ठीक है. हाँ, वो लास्ट वाला पॉइंट बता देता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने अगर एक चीज़ नोटिस की होगी
तो इथं पण मी डू डज डू आणि हॅव, अभी ये डज को बाद में साइड में रखो, डज और हैव, ये तो मैं आपको शादी वाला केस ऑलरेडी समझा चुका हूँ। डू हैव एंड डू हैव, तो ये ऐसे वर्ब है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्युजन होता है। सो डू और हैव हे ऐसे वर्ब है, हे असे वर्ब्स असतात, ये दोनों जगह काम करते, दोनों जगह मतलब कैसा, जैसा शादी में होता है ना कि वो दोनों पार्टी से होता है, एक मतलब दुल्हन के साइड से भी होता है, दूल्हे के साइड से भी होता है, वैसा ये लोग जो है ना ये मेन वर्ब भी होते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। आपने धूम 3 मूवी देखा है आमिर खान का, इसमें क्या है, बंदा एक ही है, वन मैन, मतलब एक ही पर्सन है, बट क्या कर रहा है वो दो रोल प्ले कर रहा है। सेम यहाँ पे भी है, ठीक है, दो रोल प्ले कर रहा है, कौन, वो बंदा, इंसान एक ही है, दो रोल, उसका एक खुद का और फिर उसके भाई का। अगर जिसने भी धूम 3 देखी या फिर कोई भी डबल रोल मूवी ले लो, धूम 3 की लेने की जरूरत नहीं, कोई भी हो जिसमें डबल रोल है, इंसान तो एक ही होता है, जब वो शूटिंग करती तो आदमी तो एक ही ना, वो दो आमिर खान कैसे पैदा कर सकते हैं दुनिया में, ठीक है, इंसान एक ही है बट दो अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है की सर आता कसं ओळखायचं की डू आणि हॅव जर हा दोन्ही ठिकाणी काम करतो तो कसं ओळखायचं की तो मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब। अब मैं कैसे पहचानूंगा, जैसे शादी में है, हम कैसे पहचानते हैं कि वो दोनों साइड से, अगर वो दुल्हन के साइड से कुछ काम कर रहा है तो मतलब वो दुल्हन के साइड से हो गया, वो दूल्हे का कुछ काम कर रहा है तो दूल्हे के साइड से हो गया, मतलब उसका बिहेवियर हमें नोटिस करना होता है। सेम एग्जाम्पल, आप कोई डबल रोल मूवी देखते हो, डबल रोल मूवी में आप कैसे पहचानते हो, जैसे अभी धूम 3 का एग्जाम्पल ले लो, आप कैसे पहचानोगे कि वो आमिर खान का रोल प्ले कर रहा है या उसके छोटे भाई का, कैसे करोगे आप, उसके बिहेवियर से, उसके एक्टिंग से, एक्टिंग बिहेवियर जो भी बोलो। अब शायद जिसने धूम 3 मूवी देखा है वो, उसका जो भाई है वो थोड़ा सा पागल टाइप दिखाया है, ठीक है, तो जब आमिर खान थोड़ा सा पागल टाइप एक्टिंग करता है तो आप समझ जाते हो वो उसका भाई है। और उसका लुक भी, आप लुक से भी पहचान सकते हो ऑफकोर्स भाई उसका लुक, बट मोस्टली बिहेवियर। और जब वो प्रॉपर एक इंसान की तरह एक्टिंग करेगा मतलब वो आमिर खान है, जो मूवी का मैं बता रहा हूँ स्टोरी, ठीक है, तो बिहेवियर देखना होता है, यहाँ पे भी सेम है, बिहेवियर देखना होता है। इसलिए मैंने अभी आपको इनिशियली स्टार्टिंग में, मतलब जब मैंने आपको दोनों सिखाए तो अब मैंने आपको डिफरेंस बताया था, किसी को याद होगा किसका किसका डिफरेंस, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस मैंने बताया था। मेन वर्ब की जैसा पहला डिफरेंस बोला था, मेन वर्ब एक्शन दिखाती, तो सिंपल है, अगर डू और हैव ने कहीं एक्शन दिखाई है तो डेफिनेटली वो क्या होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने अब यहाँ पे लिखा है, आई डू माई होमवर्क। अब यहाँ पे अगर होमवर्क करना कोई एक्शन है तो ऑफकोर्स डू मेरा क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है। या फिर आजकल आपको पता है खाने पीने की चीज़ों के लिए हैव यूज़ किया, मतलब ड्रिंक एंड ईट के लिए, ईट स्लैश ड्रिंक, तो आई हैव माई मैंगो जूस एवरी डे, कॉमन सेंस की बात है, जूस है, जूस को आप पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, हैव है, इट मीन्स मेरा ये यहाँ पे मेन वर्ब है। टू बी ऑनेस्ट ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आपको पता होनी चाहिए, ये आपको कोई किताब नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन है, तो यहाँ पे मुझे हैव को एज अ मेन वर्ब पकड़ना पड़ेगा, ऊपर भी एक्शन, जैसे आई डू माई होमवर्क, आई डू माई एक्सरसाइज, तो ये मेन वर्ब है। ये पहला पॉइंट हो गया कि आप कैसे पहचानते हो। दूसरा पॉइंट, अगर उसको आईएनजी लगा हुआ है, किसको, डू या हैव को, तो कॉमन सेंस की बात है, आईएनजी किस में आता है, मेन वर्ब में आता है। आई एम डूइंग समथिंग, तो फिर भी अगेन ये क्या है, मेन वर्ब है। या फिर आई एम हैविंग माई जूस फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी हैव का आईएनजी फॉर्म है, तो डेफिनेटली ये क्या है, मेन वर्ब। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, आप ऊपर ऊपर पढ़ते हो और सर आ गई मुझे इंग्लिश, सर मुझे मेरा सब बेसिक क्लियर है, मुझे एडवांस क्लास दे दो, भैया बहुत कुछ है डिटेल में आप पढ़ोगे तो, ठीक है। सो जर त्या डू, मैं डू और हैव की बात कर रहा हूँ। अब इसलिए आपको डिफरेंस, जिसको डिफरेंस समझ में आ गया ना मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का, उसको ये आराम से समझ में आ गया कि वो डू हैव ये मेन वर्ब की तरह यूज़ किया है उस सेंटेंस में या हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया। तो जिथेही तो तुम्हाला ॲक्शन दिसते डेफिनेटली तो मेन वर्ब असणार आहे, जिथेही तो तुम्हाला आयएनजी फॉर्म लावला आहे डेफिनेटली तो मेन वर्ब असणार है, बिकॉज आयएनजी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब में तो होता नहीं है ना, राइट। तो डू, और वैसे भी एक और तरीका है उसको ये एग्जाम्पल में पहचानने का। मैंने बोला था कि पहले हेल्पिंग वर्ब आता है बाद में मेन वर्ब आता है। देखो यहाँ पे एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो डेफिनेटली आगे आने वाला वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब होगा ना। तो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं हो सकता ना, दो हेल्पिंग वर्ब साथ में तो नहीं आते ना। इसलिए मैं अभी बोल रहा था लास्ट तक सेशन ज्वाइन करो, लास्ट तक देखो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दो हेल्पिंग वर्ब साथ में तो नहीं आते, ये तो रॉन्ग है। इसलिए अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये अल्टीमेटली मेन वर्ब होना चाहिए। जैसा उन्होंने एक एग्जाम्पल जैसा अभी मुझे बताया था, आई हैव हैड माई डिनर या लंच जो भी है,
तो देखो ये हैव मेरा हेल्पिंग, अब मैं ये क्यों है मैं बाद में बता, ये एक्चुअली परफेक्ट टेंस है इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है, मैं बाद में बताऊंगा जब हमारे टेंस से स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ तो जर हा हेल्पिंग वर्ब है तो अल्टीमेटली इसको क्या होना पड़ेगा, ऑफकोर्स मेन वर्ब होना पड़ेगा ना। अब हेल्पिंग वर्ब साथ में, और यहाँ पे ये आमिर खान जाए, अभी यहाँ पे आमिर खान का एग्जाम्पल याद रखो। इंसान एक ही बंदा है, हैव एक ही बंदा है जिसने यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब का काम किया है फिर मेन वर्ब का काम किया है। मतलब एक ही वर्ब को मैंने पहले एज अ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया है फिर उसको एज अ मेन वर्ब की तरह यूज़ किया। मैंने अभी बोला खाने पीने की चीज़ों के लिए हम हैव लगा, जैसे आई हैव माई ब्रेकफास्ट, मैंने लास्ट के सेशन में बोला था उसको ब्रेकफास्ट मत प्रोनाउंस करो, ब्रेक एंड फास्ट, ब्रेक, इसका मैंने पूरा लॉजिक समझाया था आपको, उसको ब्रेकफास्ट क्यों बोलते हैं, वो दिन का अपना फास्ट तोड़ता है, पहला मील होता है इसलिए ब्रेकफास्ट बोलते हैं, बट इसका प्रोनाउंसिएशन ब्रेकफास्ट होता है। कोई नया है सेशन में तो बता दूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन ब्रेकफास्ट न होके ब्रेकफास्ट ऐसा होता है, ब्रेकफास्ट, इट इज़ नॉट ब्रेकफास्ट। ठीक है, हम क्या करते हैं शब्दों को एज इट इज तोड़ते हैं ना, सर ब्रेक है जो दिन में बीच में ब्रेक होता है, लंच ब्रेक, डिनर ब्रेक, तो वैसा ब्रेक, और फिर फास्ट, ब्रेकफास्ट, नो, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ब्रेकफास्ट। ढंग की कोई डिक्शनरी देखना, मतलब कैम्ब्रिज डिक्शनरी देखना, वहाँ पे साउंड देखना, साउंड चेक करना, जैसा साउंड ब्रेकफास्ट है। ठीक है, हाँ, तो खाने पीने की चीज़ों के लिए हम हैव लगा सकते हैं। तो यहाँ पे वही सीन है, आई हैव माई ब्रेकफास्ट, हैव एक्शन है, खाने पीने की चीज़ है, एक्शन है, तो डेफिनेटली इसको मेन वर्ब होना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, एक ही इंसान है उसने दो दो काम किए, तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो अल्टीमेटली इसको मेन वर्ब होना पड़ेगा, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब और फिर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आ सकता, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ सकता है। सो ये डिफरेंस है। आई डोंट नो कितने लोगों को समझा, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसा मैंने और एक एग्जांपल आपको, कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं। आई हैव माई मैंगो जूस, एक्शन है, ड्रिंकिंग की एक्शन है तो हैव को मेन वर्ब होना पड़ेगा। ही हैज़ हिज मैंगो जूस, अगेन ड्रिंकिंग ऑफ, एक्शन ऑफ ड्रिंकिंग मेन वर्ब है। आई हैव हैड, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, जैसा मैंने बोला था हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप मेन वर्ब लगा रहे हो तो या तो उसका आईएनजी फॉर्म लगाओ या तो थर्ड फॉर्म लगाओ। तो ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है तो अल्टीमेटली इसको क्या होना पड़ेगा, मेन वर्ब होना पड़ेगा, जो आहे ही, तो मुझे हाजर हेल्पिंग वर्ब आहे तो हाँ अल्टीमेटली मेन वर्ब। एक और एग्जांपल, हैज़ एंड डन। अब देखो हैज़ मेरा हेल्पिंग वर्ब है तो वैसे भी आपको पता चला है, मैंने एक और चीज़ आपको बताना भूल गया कि अगर V3 है तो V3 हेल्पिंग वर्ब में नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब मध्ये थर्ड फॉर्म आहे का, नो, सेकंड दोनच फॉर्म आहेत। तो अगर किसी भी सेंटेंस का मैं थर्ड फॉर्म लगाऊँ, मतलब किसी भी, सॉरी डू और हैव की बात कर रहा हूँ मैं, डू और हैव इस वर्ब की बात करो, इन दोनों में किसी का अगर V3 मतलब थर्ड फॉर्म यूज़ किया है तो अल्टिमेटली वो क्या होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए। हेल्पिंग वर्बमध्ये थर्ड फॉर्म नसतो। मी पुन्हा एकदा सांगतो, जर डू, आपलं कन्फ्युजन कशाचं चाललं आहे हे सगळं आपण कशासाठी बघतोय, डू आणि हॅवचं सगळं रामायण चाललंय आता। सो डू आणि हॅव हे हेल्पिंग वर्ब पण असतात, मेन वर्ब पण असतात। जर डू आणि हॅवचा तिसरा फॉर्म कुठं वापरला गेला असेल तर तो 100% मेन वर्ब असला पाहिजे, तिसरा फॉर्म हेल्पिंग वर्बमध्ये नाही आहे। तो इफ आई एम सेइंग ही हैज़ डन, तो पहले तो ये समझ लो डन लिखा है थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब ये क्या है, मेन वर्ब है, तो अल्टीमेटली इसको क्या होना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब होना पड़ेगा। अब दो दो मेन वर्ब साथ में भी नहीं आ सकते ना जनरली, आईएनजी आ सकता है बट थर्ड फॉर्म, मतलब ऐसा आई लाइक डांस्ड ऐसा नहीं होता, आई लाइक वॉकड ऐसा नहीं होता, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था। हाँ, दो मेन वर्ब है तो या तो आगे आने वाला जो मेन वर्ब है वो आईएनजी में होगा, ये आईएनजी में नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है, तो अल्टीमेटली इसको क्या होना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब होना पड़ेगा। तो मतलब डू और हैव इनका अगर कभी थर्ड फॉर्म भी यूज़ किया है तो भी ये मेन वर्ब होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ही हैज़ डन दैट, अब डन क्या है, डू का तीसरा फॉर्म है तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, मेन वर्ब होगा। अब अगर ये मेन वर्ब है तो हैज़ को अल्टीमेटली हेल्पिंग वर्ब होना पड़ेगा। क्लियर? अगेन दे डिड नॉट हैव डिनर, खाने पीने की चीज़ है, अब यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आ चुका है, खाने पीने की एक्शन है तो ये क्या है, मेरा मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब है तो ये क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में हमेशा यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है फिर मेन वर्ब आता है। खाने पीने की चीज़ है, मूवमेंट ऑफ एक्शन, एक्शन है, ईटिंग की एक्शन है तो ऑफकोर्स इट इज़ अ मेन वर्ब, अल्टीमेटली दिस इज माई हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स कि आप डू और हैव का कन्फ्यूजन कैसे क्लियर आउट करोगे।